चलो बस ज्यादा हो गया क्या इसमें? अरे ये तो सबसे कम पड़ा है इसमें। अरे सच ही बता रहे हैं, इसमें हम बहुत कम पढ़ाए हैं अभी। इसमें हम बहुत डिटेल्स गए ही नहीं कहीं पे, ऊपर ऊपर से इसको कराए हैं हम। चलो और एक दो टॉपिक इसमें और बचा हुआ है, उसको करा के फिर करंट वाला डील करके काम खत्म इसको। तो एक क्लास और इसके बाद आईटी कंप्यूटर साफ हो जाएगा। नहीं नहीं, ज्यादा हो गया है तो आई अंडरस्टैंड, कई बार ज्यादा होने पे बोरियत होने लगती है। चलो स्टार्ट करें, रेडी? ओके, तो आज का पहला टॉपिक दैट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, सबसे सिंपल क्लाउड कंप्यूटिंग कौन एक्सप्लेन करेगा? उधर ना देखो, मेरे को देखो। सिंपल टर्म से बताओ यार, हम लोग रोज क्लाउड यूज करते हैं, रोज एवरी डे। सो आप क्या करते हो, कहीं पे आपका या तो स्टोरेज की बात हो गई या फिर एप्लीकेशंस की बात हो गई, सॉफ्टवेयर की बात हो गई, वो डायरेक्टली आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल ना करके यू आर टेकिंग फ्रॉम सम ऑनलाइन सर्वर जो कि कहीं पे उन्होंने स्टोर करके रखा है। दैट इज सिंपली द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो जैसे आप गूगल ड्राइव का यूज कर रहे हो, तो गूगल ड्राइव इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ क्लाउड। ठीक है, तो वो जो है वो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। सिंपल, इट मीन स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स ओवर इंटरनेट, सिंपल, इंस्टेड ऑफ योर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव। आपके सिस्टम में वो प्रोग्राम नहीं है, यू आर जस्ट टेकिंग, यू आर जस्ट टेकिंग इट फ्रॉम द इंटरनेट। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे क्या हो गया कि अब इनका यूज आपको डेटा सेंटर्स में और ज्यादा बढ़ने लगा। क्लाउड का रीजन क्या है कि अब कई बार आज के डेट में जमाना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या? इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज लाइक कि जैसे डिफरेंट डिवाइसेस भी आपस में क्या कर सकती हैं, कम्युनिकेट कर सकती हैं। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को आप ऐसे समझ सकते हो। अच्छा, आवाज नहीं जा रही क्या पीछे? ठीक है, सो नहीं आएगा तो आई विल यूज। ठीक है, इसको आगे बढ़कर नहीं आ रहा है, नौटंकी कर रहा है। सही में प्रॉपर नहीं आ रहा, हल्का। अच्छा लो भाई, मैं लगा लेता हूँ, कोई नहीं, आपको प्रॉपर आवाज चाहिए तो नहीं रहने दो। चला लेंगे तो ठीक है। चलो वापस आओ, अभी आवाज ठीक जा रही है? चलो, तो यहाँ पे क्या है कि पहली चीज कि जब से इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज बढ़ा है, तब से आपका ड्राइव का, गूगल का जो क्लाउड का आइडिया है वो और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एनीवन कैन एक्सप्लेन? इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट ऑफ थिंग्स? आईओटी। सो इंटरनेट ऑफ ना, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि कोई कैमरा है एंड कैमरा से डायरेक्टली डेटा जो है डेटा सेंटर में जा रही है। इट्स नॉट कि वहां पे आपने सिस्टम लगा के रखा हुआ है, वो कैमरा जो है ऑटोमेटिकली डेटा सेंटर में जा रहा है। वो डेटा सेंटर स्टडी करके वहां पे एनालिसिस करके नाउ अगर कोई इंफॉर्मेशन देनी है, वो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन भी आपको क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। आप यहाँ पे ऐसे समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिवाइसेज जो है, ये डिवाइसेज कम्युनिकेट कर रही हैं आपस में। गर्मी ज्यादा लग रही है ना? अच्छा, तो यहाँ पे क्या होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपको डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन होता है। इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे आज की डेट में जैसे टेस्ला की गाड़ी आ गई, तो टेस्ला की कार आ गई, तो टेस्ला की कार में क्या लगे हुआ, उसके सेंसर्स लगे हुए हैं और आगे में दे विल स्टडी, वो आपको फोटो ले रहे हैं उसका और डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। साथ ही साथ यू विल फाइंड कि वो जो आपका टेस्ला का मेन सिस्टम है, मेन फ्रेम है उसका, इट्स ऑल्सो गेटिंग डेटा फ्रॉम द जीपीएस कि कहां से लेने का। तो वो क्या, वो डिवाइस ऑटोमेटिकली उसको वो क्या कर रहा है, अपना जीपीएस के साथ वो अपना कम्युनिकेशन कर रहा है। इस तरीके की जहां चीजें होती है, जहां पे डिवाइसेस विदाउट द ह्यूमन इंटरेक्शन वो क्या करें, अपने आप से इंटरनेट के साथ चीजें, इंटरनेट के साथ चीजें जो भी उनको चाहिए, दे आर गेटिंग फ्रॉम इट और दे आर शेयरिंग विथ इट। दिस इज नोन एज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो इनको कहा गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऐसे कहने का मतलब ऐसा है, मान लो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा सेंसर लगा दिया जो कि एक लिमिटेड टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा ऑटोमेटिकली एसी को चालू कर देगा।
ठीक है। एंड इट ऑल्सो मेजरिंग कि बाहर में एटमोस्फेयर कैसा चल रहा है, उसके हिसाब से वो अपना मेजर करते रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ह्यूमन इंटरेक्शन को आपने कम कर दिया, सेंसर्स आर डूइंग, एंड सेंसर्स ये आपको डेटा फीड भी करते हैं। आपका जो सिस्टम है इट विल फीड कि भाई यहाँ पे क्या मैंने एसी चालू किया है कि बंद किया है। सो दिस इज द थिंग दैट इज नोन एज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसी तरीके से इसका पावर सप्लाई वगैरह में यूज हो सकता है कि भाई कहीं पे मान लो पावर है नहीं है, पावर कोई फॉल्ट आ गया ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर अपने आप से वहां पे दे विल गेट द आइडिया कि अच्छा यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉल्ट आ गया। सो दीज आर द थिंग्स दैट जिसको आप कहते हैं क्या, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इसके आने के बाद से जो है क्लाउड का यूसेज और बढ़ गया, क्योंकि अब हर जगह आपको क्या है, क्लाउड का यूसेज होने से क्या हो जाएगा कि आपको बार बार मान लो कैमरा मैंने कहीं पे फिक्स किया है तो आई डोंट नीड टू इंस्टॉल अ मेमोरी चिप विद इट, मैं सिंपली इसको इंटरनेट से कनेक्ट करूंगा एंड दिस इंटरनेट के थ्रू अपना स्टोरेज जो करेगा वो सीधा क्लाउड में करेगा। तो मुझे स्टोरेज हर जगह लगाने की जरूरत क्या हो गई, कम पड़ गई। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज द क्लाउड, आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इसके आने के बाद से क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज जो है वो आपको काफी ज्यादा बढ़ गया। तो सिंपली दिस इज समथिंग लाइक दिस, ये आपको पूरी की पूरी सर्विस है, चाहे वो एप्लीकेशन की हो, स्टोरेज का हो, इवन वर्चुअल डेस्कटॉप यू कैन गेट। आपको कोई सॉफ्टवेयर टेस्ट करने का है, आपके पास नहीं है, मान लो मैक ओएस, आपको ओएस जो है आप चेक करना चाहते हो, लिनक्स से करना चाहते हो, आपके पास विंडोज है, नाउ हाउ यू विल डू दैट, यू विल एक्सेस द क्लाउड कंप्यूटिंग, वहां पे दे विल प्रोवाइड यू द प्लेटफॉर्म एंड यू कैन टेस्ट योर सॉफ्टवेयर कि भाई मेरा लिनक्स में सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीजें, इवन सर्वर्स दे आर प्रोवाइडिंग यू थ्रू द क्लाउड कंप्यूटिंग एंड यू कैन एक्सेस देम डायरेक्टली टू द इंटरनेट। सबसे सिंपल एग्जांपल आपका गूगल ड्राइव है, आप पर डे उसको यूज करते हो, आप जो पीडीएफ को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए कई बार आप यूज करते हो, तो वो सारे के सारे क्या है, ऑल ऑफ देम आर द क्लाउड सर्विसेज। ठीक है, ये बहुत सिंपल एग्जांपल जो हम लोग यूज करते हैं। अब इसके बाद नया टर्म आ रहा है दैट इज नोन एज द एज कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एज कंप्यूटिंग के बीच में एक डिफरेंस है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है और उस सेंट्रलाइज सर्वर के थ्रू आप हर चीज जो है वो एक्सेस करते हैं। लेकिन इसमें दो दिक्कतें हैं। दिक्कत एक ये है कि अगर सेंट्रलाइज सर्वर में कुछ भी इशू आया तो पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम है वो अब काम करना बंद कर देगा। दूसरा इशू ये है कि हर कुछ अगर सेंट्रलाइज सर्वर हैंडल करेगा, तो मान लो सर्वर जो है मेरा क्लाउड जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है ईवेस में, मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर रहा हूँ तो इसको उसमें फाइनल होने में इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि डिस्टेंस है, लेटेंसी बढ़ेगी इसमें। तो इसके वजह से इन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड अ टर्म, अ न्यू मेथड दैट इज नोन एज द एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग में वो क्या करेंगे कि आपका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, यानी जो हम लोग जनरली यूज करते थे, जनरल यूजर्स थे, और क्लाउड था, उसके बीच में एक और लेयर इन्होंने ऐड कर दिया। और ये लेयर जो होगा, ये लेयर लोकलाइज्ड होगा। कहने का मतलब कि जैसे मैंने कहा क्लाउड का जो आपका सॉफ्टवेयर है या सर्वर है वो रखा हुआ यूएस में। नाउ अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप कुछ भी चेंजेस कर रहे थे, दो चेंजेस आर बीइंग अपडेटेड देयर, बट बीच में अगर कुछ भी हुआ गड़बड़ तो पूरा का पूरा आपका सिस्टम जो है क्रैश कर जाएगा। अब ये क्या करेंगे कि ठीक है, छोटे मोटे जो इंटरेक्शन हो रहे हैं, छोटे मोटे अपडेट्स वगैरह हो रहे हैं, उसके लिए उन्होंने एक लोकल सर्वर इंस्टॉल कर दिया, लेट्स सपोज पटना में। इसी तरीके से एक लोकल सर्वर इंस्टॉल कर दिया मुंबई में, लोकल सर्वर दिल्ली में कर दिया। एंड देन जो छोटे मोटे चेंजेस होने हैं वो यहाँ लोकल सर्वर के बेसिस पे हो जाएगा। एंड फाइनल अपडेशन जो है दे विल डू इनसाइड द क्लाउड, जो आपका हेडक्वार्टर में रखा हुआ है। यानी कि इन्होंने क्या किया, एक डिफरेंट लेयर जो है वो इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया। एंड इसीलिए इसका जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज अबाउट कि डेटा प्रोसेसिंग आपका कहां पे हो रहा है, डेटा प्रोसेसिंग कहां पे हो रहा है। तो क्लाउड में आपका डेटा प्रोसेसिंग क्या हो रहा था, सेंट्रलाइज सर्वर जो था वहां पे हो रहा था। एज कंप्यूटिंग में जो आपका डेटा प्रोसेसिंग है दैट इज हैपनिंग नियर द, जहां पे यूजर है उसके पास में ये हो रहा है। ये बस टर्म्स का डिफरेंस है, बट ये टर्म्स के साथ आपके साथ कभी भी खेल जाते हैं लोग। ठीक है, आपके किसी भी एग्जाम में वो डिफरेंस बेसिक ले लेगा कि सिस्टम या एक आर्किटेक्चर जहां पे डेटा प्रोसेसिंग जो है वो यूजर के पास में हो रहा है, नियर टू द यूजर, नॉट यूजर के 100% पास में नहीं है बट नियर टू द यूजर है। तो फिर वो क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, एज कंप्यूटिंग है, क्या है, तो दे विल आस्क लाइक क्वेश्चन लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द एज कंप्यूटिंग। ठीक, हाँ जी, ये आर्किटेक्चर है, ये चलते रहते हैं चीजें इसमें। हाँ, इसीलिए मैंने सुना दिया आपको। ये आपको यूज हो रहा है, पिछले 3-4 सालों से यूज हो रहा है, 4 सालों से यूज हो रहा है। नहीं नहीं, पहुंच गया, आपको पता नहीं चला आपको। ठीक है, आपको पता नहीं चला क्योंकि ये इन प्रोसेस है काफी दिनों से, 3-4 सालों से ये प्रोसेस। इसमें एज कंप्यूटर दिखा है ना, हाँ तो चल रहा है, पिछले 3-4 सालों से चल रहा है, ये कीवर्ड चल रहा है। तो यही आपको मैं कीवर्ड से करा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जनरली कीवर्ड से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप समझ के रखो तो बेसिक है आपका कहानी हो जाएगी। सो यहाँ से क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या, इसका डिफरेंस कि डेटा जो है आपका
दिस इज बीइंग एनालाइज्ड लोकली, बेसिक जो आपको अपडेशन वगैरह करना है वो आप लोकली कर रहे हो, क्लोजर टू वेयर इट इज स्टोर्ड इन रियल टाइम विदाउट लेटेंसी। विदाउट लेटेंसी मेन इशू मैंने क्या बताया, क्लाउड कंप्यूटिंग में जो इशू था वो क्या था, लेटेंसी का इशू था। आपने अपडेट करा, इट विल टेक सम टाइम टू गेट अपडेटेड देयर, तो आपका अगर बीच में कुछ भी इशू हुआ आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा। सो आपने उस चीज को करने के लिए आपने किसका सहारा लिया, यू आर टेकिंग द यूज ऑफ एज कंप्यूटिंग। ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, क्लियर। चलो अब देखो इसके बीच में आपको अगर इसको और थोड़ा अच्छे से आपको समझना है, सो एज कंप्यूटिंग में आप देखो बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। नाउ एक आपका सेंट्रलाइज सर्वर है, डेटा सेंटर है, उसका क्लाउड है, सब कुछ है, बट यू आर नॉट डायरेक्टली ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम हियर टू हियर, यू आर स्टोरिंग इट एट सम एज, कहीं पे आपने रखा हुआ है, एक आप कह सकते हो डिसेंट्रलाइज सर्वर है, एंड देन यहाँ पे जो बेसिक उसके काम होने वो हो जाएगा, बेसिक एनालिसिस वगैरह करना है वो हो जाएगा, फाइनल आउटपुट बस आप क्या कर रहे हो वहां पे स्टोर कर रहे हो। तो इससे आपकी दोनों चीजें दूर हो गई, एक तो आपकी लेटेंसी की समस्या दूर हो गई, और दूसरी कि अगर आपका सर्वर जो है आपने डिसेंट्रलाइज करके रखा है, तो अगर कहीं पे कोई आपका एक सर्वर हैक भी हो जाता है, इन दैट केस आपका डेटा जो है वो काफी हद तक सिक्योर, आपका सिस्टम ऑपरेटेबल रहेगा, ऑपरेशन में वो रहेगा। क्योंकि क्लाउड में क्या होता है, क्लाउड में आपका यहाँ पे सिस्टम हैक हुआ तो पूरा का पूरा खत्म, इट विल नॉट वर्क एनीथिंग, बट यहाँ पे आपका कोई एक सिस्टम हैक भी हुआ, इट विल वर्क। तो ये दो इसके मेजर डिफरेंसेस आपको याद रखने क्लाउड एंड एज के बीच में, कि क्लाउड जो है वो सेंट्रलाइज फॉर्म में है, एज कंप्यूटिंग डिसेंट्रलाइज फॉर्म में है। क्लाउड कंप्यूटिंग में लेटेंसी का इशू है, डिसेंट्रलाइज वहां पे होने की वजह से यहाँ पे एज में क्या है, डिसेंट्रलाइज होने की वजह से यहाँ पे आपको लेटेंसी का इशू नहीं है, आपका सिस्टम बहुत फास्ट है। तीसरा कि अगर कोई एक सर्वर हैक होता है क्लाउड में तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम आपका क्रैश कर जाएगा, यहाँ पे वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेजर तीन बेसिक डिफरेंसेस आपको क्लाउड एंड एज कंप्यूटिंग के बीच में, बाकी बस दोनों ही आर्किटेक्चर के फॉर्म। क्लियर, नहीं समझ में, आई विल एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, हो गया। चलो बड़े दिन बाद दिख रहे हो तुम। अच्छा कौन सा ज्ञान चल रहा था, अरे कितने दिन से सीजीएल चल रहा है भाई, अच्छा वही मैं कहूँ इतने दिन से सीजीएल सीजीएल का गीत गा रहे हो भाई, कितना लंबा सीजीएल है आपका, अच्छा डिफरेंट शिफ्ट्स में हो रहे थे एग्जाम, ओके ओके हाँ तो ठीक है, क्या करने का। सो ओके नाउ कैन यू राइट द बेनिफिट्स, वही आपको जो मैंने बेनिफिट्स बताई, स्पीड आपका बेहतर हो गया, ठीक है, स्पीड आपका बेहतर हो गया। लेटेंसी, लेटेंसी का मतलब क्या होता है, लेटेंसी अपने आप में एक टर्म आपसे पूछ लेगा, हाँ जी, हाँ लेटेंसी कहने का मतलब मैंने फोन पे यहाँ पे कुछ बोला, आप तक जो बात पहुंचेगी उसमें कुछ माइक्रो सेकेंड्स का डिफरेंस आएगा, दैट इज नोन एज द लेटेंसी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इट विल टेक सम टाइम, वो इन्फॉर्मेशन को सर्वर तक ले जाएगा एंड वहां से फिर फेच करेगा, उसको लेटेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एज कंप्यूटिंग में ऑब्वियसली आपकी लेटेंसी कम हो गई, और साथ ही साथ क्योंकि आप प्रोसेसिंग या जो एनालिसिस है डेटा का वो आप लोकली कर रहे हो, तो रिलायबिलिटी बढ़ेगी, कि आपका हो सकता है डेटा, अब पहले में क्या होता था कि आपका एक एक डेटा जो है क्लाउड तक जा रहा था, तो बीच में उसको हैक करना भी इजी था। यहाँ पे क्योंकि आपका सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइज आपके पास में है, तो इसको हैक करना भी थोड़ा सा टफ है, क्योंकि आपके पास उसको आना पड़ेगा, एक्सेस लेना पड़ेगा आपके नजदीक से, ठीक है, दिस इज द थिंग। इसके अलावा बेटर सिक्योरिटी बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोसेसिंग स्टोरेज एप्लीकेशन अक्रॉस, कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर दिया, प्रोसेसिंग का भी, स्टोरेज का एप्लीकेशन, सब कुछ जो था वो आपने थ्रू आउट इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पटना में भी एक सेंटर बना दिया, मुंबई में भी बना दिया, दिल्ली में बना दिया ना, आप नहीं हो इस पे, आपका फोकस इस पे नहीं है कि केवल मैंने सेंटर मेरा एक जगह मैंने न्यूयॉर्क डीसी में रखा हुआ है, अब वो सारी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर किसी को हैक भी करना होगा ही नीड कि वो सब जगह जाके ही नीड टू हैक, ठीक है, अगर खास करके उसको डेटा अगर रियल टाइम में चाहिए होगा तो और मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। कोई स्टोर्ड फाइल है तो फाइनली क्लाउड में है, इट कैन बी हैक, बट रियल टाइम में अगर उसको डेटा एक्सेस करना होगा इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये इसका आपका जो है फायदा हो गया, सो देयरफॉर इट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एनी सिंगल डिस्ट्रप्शन टू टेक डाउन द नेटवर्क, पूरा का पूरा नेटवर्क आपका खराब नहीं होगा, इट विल कीप ऑन। तो ये इसके बेनिफिट जो है आपको क्लाउड से ये आपको बेहतर हो रहे हैं, और इसीलिए धीरे धीरे एज कंप्यूटिंग की जो है, जो भी कंपनीज पहले क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज ऑफर करती है, वो सारी कंपनी अब धीरे धीरे एज कंप्यूटिंग आपको प्रोवाइड कर रही है, बिकॉज दे आर फास्टर। ऑब्वियसली आज का जमाना जो है वो सबको ज्यादा तेजी चाहिए, तो इनको भी तेजी जो है यू विल फाइंड हो गया। सो इस तरीके से जो है यहाँ पे एज कंप्यूटिंग में क्या है, मान लो एक इलाके का एक सर्वर आपने बना दिया, दूसरे इलाके का आपने दूसरा सर्वर, तीसरे इलाके का तीसरा सर्वर, एंड फाइनली एवरी लोकल सर्वर इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल सर्वर,
बात समझ में आ रही है? तो अगर ये सिस्टम्स मैं हटा दूं, ये जो 4 आपके हैं इनको मैं हटा दूं, दिस विल बिकम क्लाउड कंप्यूटिंग। लेकिन जैसे ही मैंने इनको इंसर्ट किया, नाउ दिस बिकम एज कंप्यूटिंग। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, तो अगेन क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, एक ही सर्वर है यहाँ पे सेंट्रलाइज, यहाँ पे विल फाइंड देयर इज एज सर्वर एंड देन यू आर फाइंडिंग आपका जो स्टोरेज, सेंट्रलाइज स्टोरेज है वो इस तरीके से हो रहा है। कंप्यूटेशन जो है यहाँ पे लोकल लेवल पे काम करता है, यहाँ पे कंप्यूटेशन जो सेंट्रलाइज लेवल पे काम करता है। दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एज कंप्यूटिंग एंड। ठीक है, सिंपल, इसमें कुछ था नहीं। नेक्स्ट आरएफआईडी, ये टर्म काफी दिन से है न्यूज में। फास्टैग है ना, अब फास्टैग जो है वो भी जाने वाला है। अब जो है आपका जीपीएस के थ्रू वो दे विल वर्क, बट फास्टैग क्योंकि अभी भी फास्टैग के और भी बहुत सारे यूजेस हैं, तो ये आपका कंटेम्पररी में चलता रहेगा। इसका यूजेस जो है अलग अलग टेक्नोलॉजी के बेसिस पे इसका चलेगा। हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ पे होता क्या, देखो कुछ कुछ चीजें इसमें आपको समझ लेने का। देन आपका कैसे काम करता है, देखो आप क्या करते हो, कोई भी आपका डिवाइस है, यू अप्लाई ए RFID टैग देयर। ठीक है, अब उस RFID टैग में क्या होता है, वो RFID टैग जब उस पे आपको सिग्नल्स भेजे जाएंगे, इट विल रिस्पॉन्ड। इसमें बस उतनी ही सुविधा होती है, ये खुद से कुछ नहीं कर सकता, बट जैसे ही इस पे स्पेसिफिक रेडियो फ्रीक्वेंसीज, दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना, अच्छा नाम में ही है, ये काम कैसे करते हैं, दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो एक पार्टिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए इनको प्रोग्राम किया गया है। जैसे ही मैं यहां से स्पेसिफिक, मेरे पास एक डिवाइस होगी, आई विल सेंड सम रेडियो सिग्नल्स, और ये रेडियो सिग्नल्स के कांटेक्ट में आते ही ये RFID टैग एक तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, और जब इसको रिस्पॉन्ड करेगा इट विल गेट द आईडी कि अच्छा ये कौन सा है या क्या इंफॉर्मेशन इसको शेयर करने का है, इट विल टेक दैट इंफॉर्मेशन, और यहाँ के थ्रू दिस विल बी अगेन गो बैक टू द आपका डेटाबेस, और डेटाबेस में सारी चीजें होंगी। तो RFID इज सिंपली एक्टिंग, जिस तरीके से आपका बारकोड काम करता है ना, बारकोड में क्या है, दे विल जस्ट स्कैन इट, तो उसका एक अल्फा न्यूमेरिक की है, और उस अल्फा न्यूमेरिक की के बेसिस पे वो डेटा कहीं पे स्टोर्ड है, उस डेटा को वो एक्सेस करेंगे। दिस इज सेम, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज हो रहा है, वहां पे लेजर का यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे भी आपने टैग लगाए हुए हैं। अब जैसे ये ध्यान रखना, बारकोड के लिए यू डोंट नीड अ स्पेसिफिक टैग, लेकिन इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक टैग चाहिए होता है। ठीक है, वो जब रेडियो फ्रीक्वेंसी आपके सामने आएगी, इट विल रिस्पॉन्ड टू इट, आपका रीडर उसको कैच करेगा, इट विल टेक इट टू डेटाबेस, कि डेटाबेस में इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, उसमें जो चेंजेस करने होंगे इट विल डू, एंड अगेन आपका सिस्टम जो है वो अपडेट कर देगा। ये बेसिक आइडिया होता है आपका RFID टैग के बेसिस पे। तो टॉल गेट्स पे क्या हो रहा था, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, टॉल गेट्स पे वहां पे वो इस तरीके से उनके एंटीना लगे हुए थे। ठीक है, आप वहां से उन्होंने सिग्नल को छोड़ा, आपके विंडशील्ड पे फास्टैग का है, आपके विंडशील्ड के फास्टैग ने उस पर रिस्पॉन्ड करा। ठीक है, उसका नंबर उसके पास चला गया, उसने डेटाबेस में सर्च मार लिया, अच्छा ये कौन सी गाड़ी है, एंड नाउ आपका जितना कॉस्ट हो रहा था दे विल डिडक्ट। तो RFID सिंपली आपका गाड़ी नंबर और आपका जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में हेल्प कर रहा है इजीली, जो वहां पे टोल गेट्स पे लोग बैठे हुए हैं। जस्ट दैट। ATM कार्ड्स में RFID टैग नहीं लगे होते डायरेक्टली, वो दूसरे हैं। हाँ जी, बोलो। RFID नहीं होते। हाँ जी, वो जो आप कर रहे हो टैप वाला, वो RFID है, वो RFID। हाँ, जो विदाउट नहीं, आप सिंपली आप ऐसे ही टच कर देते हो एंड इट विल वर्क। हाँ, वो RFID काम करता है, वो RFID करता है। ठीक है, तो जैसे आप जैसे मेट्रो वगैरह में आप जाओगे, यू डोंट नीड कि आपको पूरा का डालने का है, यू जस्ट टच इट एंड दैट इज आल्सो नहीं। ठीक है, दैट इज नोन एज RFID। ठीक है, तो जहां पे आपका है ना कि बिना टच किए, आपको बिना ये किए, यू जस्ट आपने उन्होंने उनका कार्ड के ऊपर आपने रख दिया एंड इट विल वर्क, तो दैट इज द सेम RFID। ठीक है, चलो, सो यहाँ पे द थिंग, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक टैग दैट कैन एक्सचेंज डेटा विद एन RFID रीडर। सिंपल सी स्टेटमेंट है, सिर्फ जो मैंने वो कहानी बताई। दिस इज जस्ट अ टैग, उस टैग में कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, उसका नंबर और बाकी चीजें स्टोर्ड है, एंड इट कैन टॉक। अच्छा, यहां पे ध्यान रखना,
तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, एन एंटीना ब्रॉडकास्ट एनर्जी, इट मींस वो अपने आप काम नहीं करेगा जब तक उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक प्रोवाइड ना करी जाए। अगर जब तक उसको एक स्पेसिफिक रेडियो फ्रीक्वेंसी के रेंज में ना लाया जाए, जो कि आपके जैसे टॉल गेट्स पे मैंने बताया कि उनका स्पेसिफिक लगा होता है, दे विल एमिट द पल्सेस, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आपका आरएफआईडी टैग जो है वो बिना किसी काम के, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एंटीना ब्रॉडकास्ट एनर्जी टू द टैग व्हिच इन टर्न रिटर्न्स मॉड्यूलेटेड एनर्जी बैक। सिंपल सी बात है, वो रिसीव करेगा एनर्जी को एंड देन इट विल रिस्पॉन्ड, ठीक है। यानी कि ऑटोमेटिक अपने आप में वो कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहा है, एनर्जी वो बाहर से जब रिसीव करेगा देन ओनली इट विल रिस्पॉन्ड। सिंपल सी इसका आपका स्टेटमेंट है। दूसरी चीज इसकी एक कुछ लिमिटेशन है, दैट इज अबाउट इट रेंज। आरएफआईडी टैग आप फास्टैग हटाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो गया कि आपने जो है आपकी लंबी लंबी लाइंस लग जा रही है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है, तो आप जैसे कि उसका एक रेंज लिमिटेड है कि जो गाड़ी सामने ये उसी को रीड कर सकती है, तो उसमें क्या होता है कि अननेसेसरी आपका टाइमिंग अभी भी ज्यादा लग रहा था। देन जैसे कि अगर जीपीएस हो जाए तो फिर जैसे ही आप टोल गेट के आसपास ही पहुंचे इट विल वर्क, क्या भाई टोल गेट के पास पहुंच गए, इट विल आपका पैसा जो है डिडक्ट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए धीरे धीरे वो हटा भी रहे हैं। तो ये आप समझना कि आरएफआईडी टेक्नोलॉजी की जो लिमिटेशंस है, एक तो कि आपका 100 मीटर, दूसरा इसकी एक लिमिटेशन और भी है कि ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मेरा एंटीना है, ठीक है, यहाँ पे एंटीना है, ये सिग्नल्स इस तरीके से भेज रहा है, एंड यहाँ पे मैंने कोई दीवार या कुछ इस तरीके की ब्लॉकेज डाल दी, यहाँ पे आरएफआईडी टैग आपका है, नाउ दिस विल नॉट रिस्पॉन्ड, सिंपल। तो ये इसकी दो इश्यूज हैं, एक तो ऑब्स्ट्रक्शन जैसे ही आएगा इट विल नॉट वर्क, और दूसरा इसका रेंज भी जो है वो काफी लिमिटेड है। ये दो समस्याएं आपको आरएफआईडी टेक्नोलॉजी के साथ चल रही थी, बट ऑब्वियसली इसके यूजेज आज भी चलते हैं, ऐसा नहीं है। आज भी जैसे बारकोड के जगह पे कई जगहों पे वो आरएफआईडी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, गोडाउन वगैरह में यूज करने के लिए दे डू दिस थिंग। इसके अलावा जनरली वन वे इंफॉर्मेशन होता है, जनरली वन वे इंफॉर्मेशन होता है, टू वे हो सकते हैं किसी किसी केस में, बट आरएफआईडी जनरली, हाँ नहीं, गाड़ी के वेट के हिसाब से होता है वो, हाँ नहीं, आपने एक लिमिटेड टोल है, मैंने जैसे सिंपल ये दो टोल गेट्स हैं, ठीक है, नहीं आप मैं यहां पे आ गया, नाउ आई हैव टू पे द अमाउंट, अब मैं यहीं पे आके रुक जाऊं या फिर मैं यहां तक आऊं, डजंट मैटर, अपने टोल गेट क्रॉस के यू टू पे, दैट सिंपल, दोबारा क्रॉस हो दोबारा दोगे, उसी वो तो टाइमिंग के बीच में 24 आवर्स और कितने आवर्स के बीच में आप क्रॉस करोगे तो आधा दोगे, डिस्टेंस के बेसिस पे हो जाएगा। अब कितने आवर्स का वो रखते हैं, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग ही, ठीक है, हाईवेज पे अलग है, सुपर हाईवे एक्सप्रेस हाईवे पे अलग है, तो अलग अलग जगहों पर अलग रखा है। हाँ जी, हाँ बोल दोगे तो उसी समय कम कर लेते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो वो अलग अलग सिस्टम उन्होंने रखा है, वो डिपेंडिंग अपॉन किस कंपनी का वहां पे टेंडर और वो उस तरीके से थोड़ा बहुत अलग अलग करके है, बट ओवरऑल इसका वर्किंग प्रिंसिपल यही है। आपका जो जीपीएस वगैरह है उन्होंने यही कहा कि यही फायदा होगा, आप जितना चलोगे उतना ही दोगे, बेटर है हमारे लिए, भाई क्यों एक्स्ट्रा टोल देने का है, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे लोकल्स को ये किया रहता है वहां पे कि भाई जो लोकल हैं उनको एक स्पेसिफिक पास बनता है कि आप अगर इसी आसपास के हैं तो उनको तो भाई रोज कम्यूट करना है, पान खाने भी जाना है तो टोल क्रॉस करके जाने का, उनका फ्री होता है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, फ्री होता है, उनको नहीं देना होता है टैक्स, ये सबको पता नहीं है, हाँ जी सबको पता नहीं है, अच्छा सबको पता नहीं, मतलब पेमेंट कर देते हैं, कर दो नहीं, उनके लिए ये रहता है आपको, ठीक है, दे विल शो पास बनता है, सर करना वही है कि जाना कहीं भी बोलना या नहीं, वैसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, ठीक है, वो गाड़ी के नंबर रजिस्टर्ड होते हैं उनके पास, ठीक है, नहीं गाड़ी का नंबर, इवन झारखंड क्या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा रहे हो करोगे तो उनके पास रजिस्टर्ड होते हैं, या तो वो पासेस दे देते हैं, जो डेली कम्यूटर वाले लोग हैं आसपास के हैं, दे विल प्रोवाइड, उनको पास दे देते हैं। अंदर जाएंगे कि आपको जाना कहां, बोले बगल के गांव में आना, तो बगल जाना नहीं, आप वहां से होने चाहिए, बात समझ में आ रही है, आप वहां के लोकल हैं, आप उस 2-4 किलोमीटर के रेंज में, आप सब्जी लेने भी मुझे टोल क्रॉस करके जाना, तो इट डजंट मेक सेंस ना कि मैं सब्जी लेने टोल क्रॉस करके जाऊं तो पैसा दूं उसका, इसलिए होता है वो, ऐसा नहीं कोई भी जाके बोलेगा नहीं मैं लोकल एंड डेविल, आपको भी लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो चलो, अच्छा ओनली वन वे इंफॉर्मेशन मोस्ट केसेस में, कुछ केसेस में टू वे इंफॉर्मेशन हो सकता है, जैसे पेजर वाला जो अभी धमाका चला, कमाल हो रहा है ना, हाँ जी थोड़ा सबर रखो, करंट का चीजें करा दूंगा मैं,
हाँ बिल्कुल करा दूंगा। कल के क्लास में, कल है ना क्लास हमारी, हाँ कल के क्लास में बस करंट वाली डिस्कशन कराऊंगा, जो भी ये तो आपको टेक्नोलॉजी कंटेम्प्रेरी में चल रही है। हाँ जी, सैटरडे बाद में होगी टेस्ट, मॉर्निंग क्लास होनी चाहिए। अच्छा मैं देख लेता हूँ मैं, ठीक है। नहीं नहीं, कल क्लास करने का है कि कल मैं खत्म कराऊंगा इसको, ठीक है। आईटी है, हाँ जी, आईटी एंड कंप्यूटर्स खत्म करूंगा जी। टेस्ट बाद में हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, ऐसा क्या है, ठीक है। इसके डिस्कस देखो, अगेन मैं लेके कह रहा हूं आपको, ये बार बार आरएफआईडी टेक्नोलॉजी एक या दूसरे कारण से न्यूज में रहता है। इसके पीछे जो बेसिक कारण यही था कि रेलवे में दे आर सेइंग कि जो उनका रोलिंग स्टॉक है उस पे वो आरएफआईडी टैग लगाएंगे ताकि उसके लिए इंफॉर्मेशन इनको मिलती रहे, कहां पे यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो रेलवे को भी धीरे धीरे ऑटोमेट करने का प्रयास कर रहे हैं। रेलवे में बहुत सारा ऑटोमेशन हो चुका है, बट लॉट ऑफ प्लेसेस अभी बाकी है, तो वहां पे वो आरएफआईडी यूज करने की बात उन्होंने करी है कि रेलवे में भी हम जहां जहां जिस तरीके से भी हो सके आरएफआईडी को यूज करेंगे। अदरवाइज मैं बता देता हूँ यहाँ पे रेलवे कैसे काम करती है। एक दिन तो था मुझे गया जाने का था, ठीक है, तो गया मैं रेगुलर जाते रहता हूँ, तो मुझे शाम में, मेरी शाम की मैंने टिकट कर ली थी कि चलो एक दिन पहले चला जाता हूँ, घूम लूंगा मैं आराम से। तो मैंने जो टिकट करी थी, जिस बोगी का मेरा टिकट था, जब वो ट्रेन आई तो वो बोगी ही नहीं था पूरे ये में, ठीक है। अब मुझे लग रहा है मैं करूं क्या इसमें, मुझे जाने का भी, सुबह क्लास भी है, ठीक है, अभी टिकट करूं तो फिर मिलेगा नहीं। और मेरे जैसे और 10-15 लोग जो थे वो परेशान थे, उस बोगी वाले बस इतने ही लोग थे। फिर मैंने जाके ड्राइवर से पूछा कि भैया बोगी, बोलता अच्छा ये बोगी भी लगना था। मैं देखा तुम्हारे रेलवे ने ही टिकट काट के दिया है भाई, मुझे क्यों बोल रहे हो तुम। ठीक है, वो बोलता है कि सर रुकिए गार्ड से बात करो। फिर गार्ड आया, ही इज ऑल्सो कि ऐसे कैसे हो गया सर, आपको टिकट कटा, ये तुमको समझना ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो कैसे हो गया, ठीक है। तुम्हारे आईआरसीटीसी ने ही काट के दिया है, तुम्हारी रेलवे तुम समझोगे ना, ये मैं समझू। देन ही टॉक, अपना सीनियर बोला कि तो अपना उनको ने आधे घंटे लगाया, अभी बीच में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं वो, ठीक है। देन सम सीनियर केम एंड ही टोल्ड कि सॉरी वी हैव अ मिस्टेक, हमसे गलती हो गई, हम आपको, हम बोले कि तब ट्रेन तो सर बोगी लग के ही खुलेगी। मैंने बोला बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड नाउ जो है, अब यहाँ से पटना जंक्शन से उनका इंजन जो है ट्रेन को छोड़ करके इट वेंट टू वहां पे राजेंद्र नगर टर्मिनल, वहां से फिर वो एक बोगी लेके आया एंड देन उसने बोगी लगाई, फिर इंजन घूम के आया अगेन आगे एंड देन इट वेंट। और इतने देर में जो लोग थे ना बाकी बोगीज में, वो गालियां इतनी पड़ी होंगी उस दिन मत पूछो, ठीक है, कि कुछ लोगों के चलते जो है पूरी ट्रेन खड़ी है, करीब करीब 3 घंटे, ठीक है। जो मुझे, मैं, हाँ जी, अरे मैं बता रहा हूँ मेरा प्लान था, अरे सुनो, मेरा ये प्लान था कि मैं 6 बजे तक गया पहुंच जाऊं, मुझे 2-3 घंटे घूम लेने के थे, अगले मॉर्निंग मेरी क्लास थी, ठीक है। मुझे पहुंचते पहुंचते 11 बज गए। कौन सा ट्रेन था सर? अब पता नहीं कौन सी ट्रेन थी, अब मुझे इतना थोड़ी, शाम में थी, शाम में 3-4 बजे थी। 5:30 पैसेंजर 4:30 बजे? नहीं पैसेंजर नहीं थी, पैसेंजर में थोड़ी बुकिंग करता मैं। अब कोई ट्रेन थी, अब एग्जैक्टली मुझे भी नाम याद नहीं है, जनरली मैं जनशताब्दी से जाता हूँ सुबह सुबह। 5:30 बजे। हाँ तो उसी में वो कभी कभी उसमें क्या करते हैं, ऐसी वो भी लगाते हैं, कभी नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो उसमें इसमें धोखा हो गया उसमें, तो इस तरीके से उन्होंने कर दिया। मैं वही वही कॉमन है ना ये चीजें यहाँ पे। चलो चलो आ जाओ। अरे तो मतलब मैं पहुंच गया था, मेरे साथ कोई स्कैम नहीं हुआ था, बहुत से लोग थे, ठीक है, मैं अकेला नहीं था वहां पे। सिंपली यही कहानी मैंने आपको जो बताई है, वही काम यहाँ पे हो रहा है, दैट्स द आइडिया। चलो, इसके बाद ये टर्म्स, जो छोटे छोटे कुछ टर्म्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अरे आ जाओ छोड़ दो वो, ठीक है। तुम क्या रेलवे को कंप्लेन करोगे क्या? वो हो गया, जब होना था, ये घटना हुई मुझे 1 महीने से ज्यादा हो गया, ठीक है। सो दिस इज भारत ओएस, ठीक है। ये जो है भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, इंडिया ने अपना बनाया खुद का, स्पेसिफिकली दिस इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, पहली चीज। तो सिंपल आपसे पूछ लेगा ये वायरोस है क्या, कुछ नहीं है, भारत ओएस है, ठीक है। ओएस का मतलब ही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पे दिस इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, पहली चीज, ठीक है। तो ये समझ, ये आपको याद रखना है। नाउ दिस इज डेवलप्ड अंडर प्रोजेक्ट फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत सारी इनकी चलते रहती हैं, बट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में ही आईआईटी मद्रास ने इसको बनाया है। इसमें 2-3 इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो बस ध्यान रखना। नंबर इज नो डिफॉल्ट एप्स,
जैसे आप मोबाइल खरीदते हो उसमें पहले से गूगल क्रोम इंस्टॉल होता है, प्ले स्टोर इंस्टॉल होता है, ठीक है, तो इनको कहते हैं कि ये डिफॉल्ट एप्स हैं। अब ये कहीं ना कहीं इसमें क्या है कि जो कंपनियां इंस्टॉल करके दे रही हैं तो उसके लिए भी उनको पैसा मिलता है, और आप उसको चाह के भी डिलीट नहीं कर सकते। आपको जरूरत नहीं है कि मैं यूट्यूब ना रखूं, बट यू कैन डू दैट, आपको रखना पड़ेगा, वो जबरदस्ती, ठीक है। तो इसीलिए बात हुई कि भाई हमें नहीं रखना है तो क्यों रखें। जैसे आपका जो फोन आता है नथिंग वाला, नथिंग वाला का सॉफ्टवेयर बहुत क्लीन है, यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग, ठीक है। वहां पे वो क्या है, वहां पे नो डिफॉल्ट एप्स वाली स्टोरी वहां पे भी है आपको, ठीक है। आपको जो चाहिए आप वही रखो, नहीं रखना है मत रखो। उसका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड का सिस्टम जो बहुत क्लीन है, और इसीलिए वो स्मूथ बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने भी बोला कि दैट हमारा ओएस में भी जो होगा दैट देयर विल बी नो डिफॉल्ट ऐप। साथ ही नेटिव ओवर द एयर अपडेट्स, यानी अपडेट्स ये देते रहेंगे जो आपके सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं, तो दे विल डू दिस थिंग एज वेल। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपको इंडिया स्पेसिफिक अपडेट्स भी उनको देने हैं कुछ, तो दे कैन गिव दैट थिंग। तीसरा जो है प्रोवाइड एक्सेस टू ट्रस्टेड एप्स। अभी जो है आप प्ले स्टोर से जाके कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हो, बट नाउ यहाँ पे दे विल प्रोवाइड सम स्पेसिफिक एप्स कि भाई ये सेफ है, आप इसी को ही इंस्टॉल करो। तो बेसिक इसका जो पर्पस है वही कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो आपको ज्यादा इंप्रूव करे, बट अभी भी इसमें थोड़ा इश्यू है, लैग वगैरह भी ज्यादा। हाँ जी, नहीं है, बहुत सारे एप्स होते हैं, जैसे कुछ नहीं, जैसे ट्रस्टेड ऐप जैसे इंस्टा हो गया, आपका फेसबुक हो गया, इनको ट्रस्टेड ऐप माना जाता है। आपको ऐप अनट्रस्टेड किसको मानता है, जिसका डेवलपर कौन है पता नहीं, डेटा वो कौन से कलेक्ट कर रहे हैं पता नहीं। नहीं नहीं, कहने का मतलब ट्रस्टेड इन द सेंस कि कम से कम आपको पता है कि अगर कल के डेट में कुछ दुर्घटना हुई तो किसको। मैंने कहा कि अगर मुझे पता है ना कि मेरा डेटा लीक हुआ तो किसका गला पकड़ने का है, ये पता है ना। अदरवाइज तुमने किसी XYZ सोल्यूशन से उठा लिया, खोजते रहो कि भाई इसका ऑफिस कहाँ पे है, तुम्हारा कुछ इश्यू हो गया तो लेके आओ। हाँ जी, ठीक है, समझ में आ गई बात। कुछ ऐसा मेड इन इंडिया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ओएस, ये आपका PIB पे आते रहता है। तो नेक्स्ट इज माया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भारत ओएस था आपका फॉर मोबाइल, ये माया ऑपरेटिंग सिस्टम है स्पेसिफिकली फॉर द इंडियन डिफेंस फोर्सेस, ठीक है। तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस जो है ये अब धीरे धीरे अपना विंडोज जो है इसको रिप्लेस कर रहे हैं विद द न्यू माया ओएस ड्यू टू साइबर अटैक्स। विंडोज को थोड़ा हैक करना ज्यादा आसान है कंपेयर टू अदर सिस्टम्स, ठीक है। तो विंडो की वल्नरेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, और इसी वजह से इंडियन डिफेंस ने कहा कि भाई अपना हम खुद का सॉफ्टवेयर बनाएंगे, एंड दिस इज इट्स नेम इज माया ओएस। तो आपको सिंपली याद रखना है। दूसरा, इट इज बेस्ड ऑन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म उबुंटू। उबुंटू आपका जो है ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, यू नो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म की मैंने बात आपको बताई थी। इसका मतलब क्या होता है कि आप उसको ले सकते हो, आप अपने हिसाब से उसको चेंजेस ला सकते हो, आपको जो भी चेंजेस करने का है, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक आइडिया यहाँ पे है। तो दे हैव एडिटेड एंड मॉडिफाइड इट, एंड उन्होंने अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने करा है। इसमें एक इन्होंने एक सिस्टम बताया इसका, उसको कहा है चक्रव्यूह। ये अगेन दिस इज एन डिटेक्शन सिस्टम कि अगर कोई हैक करने का प्रयास करता है तो वो उसको काफी हद तक इसको डिटेक्ट कर लेता है, जो चक्रव्यूह इनका सिस्टम है। तो डिफेंस फोर्सेस को दे नीड वेरी टॉप नॉच सिक्योरिटी, और इसी वजह से एक चक्रव्यूह इनका अगेन आप कह सकते हो ये इनका एड ऑन है एक तरीके से, एक्सटेंशन जिसको आप कहते हो ना, गूगल क्रोम में एक्सटेंशन डालते हो तो इट्स सिंपली लाइक एन एक्सटेंशन। नहीं चल रहा है, हाँ हाँ, उसमें कुछ कुछ सिस्टम हैक हुए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे। डिफेंस विल नॉट से कि कौन सा हुआ था नहीं हुआ था, दे विल नेवर, यू विल नॉट गेट दैट डेटा एनीवेयर। और अभी जो रेटिंग आई है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की, तो उन्होंने इंडिया को साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में टॉप रैंक्स में रखा है, ठीक है। वी आर इन टॉप 3 टॉप 4 के रेंज में हम लोग। तो जस्ट अभी कल की या परसों की न्यूज है, जस्ट गो थ्रू इट। चाइनीज ऐप, यूसी ब्राउजर वगैरह इसलिए आपको मना कर दिया गया। नहीं, चाइनीज का तो है, वो बहुत इश्यू है चाइनीज का, खास करके जो उनकी दो कंपनीज हुआवेई एंड HTC, इनका पूरा का पूरा जो है ये काफी चला है। और इसी वजह से यूएस का भी ये काफी एक हुआ ये था घटना ना, चाइनीज बैकडोर एंट्री बहुत ये लेते हैं। और आपका यूएस का घटना आई थी, आई एम फॉरगेटिंग, मुझे लगता है 3 साल से 4 साल हो गए। यूएस का कोई प्लेन था, देयर मिलिट्री एयरक्राफ्ट उनका जा रहा था, एंड देयर मिलिट्री एयरक्राफ्ट सडनली वो लद्दाख के रीजन से जा रहे थे, एंड सडनली इट स्टॉप्ड वर्किंग।
वो अचानक से वो काम करना थोड़ी देर के लिए बंद हो गया, दे हैव टू मैनुअली देन अगेन हैंडल इट। इसी तरीके से और भी इंडिया के भी एक दो प्लेन्स के साथ हुआ, जापान के प्लेन्स के साथ हुआ, कुछ खास स्पेसिफिक रीजन्स में जैसे ही जाते थे जहां इनको देखना होता कि चाइनीज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो उनके साथ ये घटनाएं हुई। और इसके बाद से इनका शक जो है वो काफी बढ़ गया, क्योंकि जो भी प्रोसेसर्स ये यूज कर रहे हैं, जो भी चिप्स ये यूज कर रहे हैं, जनरली चिप्स जो यूज कर रहे हैं दे आर चाइनीज मेड, खास करके ताइवान वगैरह तो बन के ही आते हैं। तो फिर इनके दिमाग में ये आया कि भाई ये बैकडोर एंट्री हमेशा खुला रहेगा, एंड इट्स वेरी इजी टू डू। ठीक है, चिप्स में बैकडोर एंट्री बनाना ये काफी आसान होता है, तो दे विल डू। तो इसीलिए आज के डेट में आप देखोगे इनको एक चीज समझ में आ गई कि आज के डेट में ऑटोमेशन का जमाना है। हमारे सारे हथियार, हमारे सारे जो इक्विपमेंट्स हैं दे आर लाइक ऑटोमेटेड हैं वो, और अगर उसमें उनमें ऑटोमेटेड है तो डेफिनेटली उनमें चिप्स लगे हुए हैं, और वो चिप्स चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड है। तो अपने को कहीं ना कहीं ये करना होगा कि आपको ये जो चाइना को हमने एक्सेस दे रखा है हर जगह पे, उसको आपको कम करना पड़ेगा। तो उसको कम करने के लिए आपको चाहिए कि आप चिप्स बनाओ, एंड नाउ दे आर फोकसिंग अपने को चिप्स बनाने का। तो इसीलिए आप देखोगे कि एक अजब थोड़ी ज्यादा ही बेचैनी है इन इंडिया, यूएसए एंड जापान, ये तीन कंपनीज मिलकर के। अभी आईसीईटी जो है आपका, उसके अंदर में दे आर डूइंग, अभी आपका गए हुए थे ना मिस्टर कौन थे, मोदी जी तो गए थे, ठीक है। नहीं, क्वाड समिट तो हुआ ही, हाँ जी, वो तो ठीक है, क्वाड का कोई अपना फॉर्मल ये नहीं है। ये जो आपका प्रोग्राम चलता है ना आईसीईटी, दिस इज इंडिया यूएस का, जो इंडिया यूएस के बीच का ये डिफेंस सिस्टम्स को लेकर के इनके बीच में चलता रहता है, ठीक है। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर, इनोवेशन इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लेकर के ये आपका पार्टनरशिप है जो इंडिया यूएस के बीच में है। और भी चीजें हुई है वो डिफेंस पे स्पेसिफिक है, बट इनका ये फोकस जरूर है कि अपने को ये करना है। अब ये करने के लिए देखो बड़ी आपको पास ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। जैसे ये सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए होंगी। एक तो सिलिकॉन चाहिए होगा, काफी अच्छी क्वालिटी के सिलिकॉन चाहिए होंगे। दूसरे जो है आपको बहुत प्योर वाटर चाहिए होगा, प्योर वाटर, काफी अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए, एंड काफी ज्यादा उसकी जरूरत पड़ती है। और तीसरा जो है आपको R&D वाला सर्विसेज चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा। तो यूएसए ने कहा भाई पैसा हम दे देते हैं, ठीक है। जापान ने कहा कोई बात नहीं, R&D एंड ऑल दिस थिंग्स वी हैव। और रह गए कि सिलिकॉन और पानी कौन देगा, भारत ने कहा हम दे देते हैं, वी हैव सिलिकॉन्स, ठीक है, हम निकाल सकते हैं अपने पास से। हाँ जी, हाँ भी। और लद्दाख की लड़ाई के पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी यही है, प्योर वाटर, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा फील्ड है कि आपको प्योर वाटर चाहिए, तो उसके लिए भी हमने बोला कि वो भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। और एक जो लद्दाख का रीजन है ना, लद्दाख के रीजन पे कॉन्फ्लिक्ट होने के दो मेजर कारण है। एक तो रिसोर्सेज वहां पे बहुत है, मिनरल रिसोर्सेज आपको बहुत सारी, अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, बट डिफरेंट आइडिया जो एजेंसी बताते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे रिजर्व्स मिलेंगे, क्योंकि फॉर्मेशन उसका उस तरीके से। और दूसरा कि वो आपका वाटर का सोर्सेज है। तो थर्ड पोल आपको वैसे भी कहते हैं उस रीजन को, जो आपका पामीर नॉर्थ से लेकर के पूरा तिब्बतन प्लेटू एंड ऑल दिस रीजंस, ऑल दिस इन्होंने थर्ड पोल। तो उसके कहने के पीछे भी कारण यही है। और किसी ने कहा था, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, कि वी डोंट नो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर किसके लिए होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी फॉर, तो हो सकता है ये पानी के लिए हो, इट्स अ वेरी मोस्ट प्रोबेबिलिटी, तो हो सकता है ये, ठीक है। हाँ जी, कितना पानी लेगा चाइना? चाइना के पास तो पानी ही पानी है। चाइना के पास पानी नहीं है। अरे तो चाइना सी है ना, सी का पानी यांगत्जे रिवर है, हाँ हाँ, तो पोल्यूटेड कर रखा है उन्होंने, उन्होंने उसको पोल्यूटेड कर रखा है भाई, हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा पोल्यूटेड कर रखा है उन्होंने। अब आप समझो चाइना की समस्या क्या है। चाइना जो है, मान लो अगर ये चाइना है, ठीक है, इसका जो पूरी की पूरी आबादी है, ऑलमोस्ट 80% आबादी जो है ये इस रीजन में, ये पूरा का पूरा रीजन खाली। और इसकी जो दो मेजर रिवर है, येलो रिवर एंड यांगत्जे रिवर, तो इनका पूरा का पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन इसी कॉरिडोर में, ठीक है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन इस कॉरिडोर में, तो आपने पानी छोड़ा कहां फ्रेश, आपने तो उसको कचरा करके रखा है, तो कुछ ना कुछ तो करोगे, ले आओगे कहीं से ना कहीं से पानी। वेस्ट में पानी मतलब निकाल के वेस्ट की तरफ डाल रहा है मैनुअली। They are doing this thing, वो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं ऑब्वियसली, बट अभी जो है हम अपने आप पे फोकस कर रहे हैं कि भाई अपने ऊपर बना चुके हैं वो। थ्री गॉर्जेस जो डैम है, जो आपका ठीक है, 90,000 कैनाल बनाया, हमारे इतना बनाया, अपने पास तो 10,000। अब देखो उनको ऐसा था, चाइनीज मॉडल आज के डेट में इसीलिए क्वेश्चन में, चाइनीज इकोनॉमी के स्लो डाउन होने के पीछे भी कारण एक है, जो
कि इन्होंने अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं बहुत जगहों पे। चाइना के बहुत सारे घोस्ट सिटीज हैं, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, बैंक्स को लोन दिया, कंपनीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को कि आप लोग बिल्डिंग बनाओ। उन्हें लगा भाई बिल्डिंग बनाते हैं तो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। बिल्डिंग अननेसेसरी बहुत ज्यादा बन गई और अब उनको खरीदने वाले भी लोग नहीं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो वो उन्होंने अननेसेसरी जो है अपने हर जगह पे पैसे फंड किए कि कहीं ना कहीं अपने को इन्वेस्ट करते जाना है, और अननेसेसरी किया। जैसे बहुत आपका चाइना श्रीलंका वाला ही देख लो, उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा सपना दिखा दिया कि हम्बन टोटा बनाएंगे, तुम्हारा जो इकोनॉमी जो है एक ही रात में। हाँ हाँ, भारत में भी लगा हुआ है कि तुम्हारी नहीं, भारत में शेयर लग रहा, वो शेयर लग रहा दूसरी चीज हो जाता है। आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना और शेयर लगना दोनों में फर्क है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना क्या करता था, अपने हिसाब से चीजों को कराता है कि भाई मुझे, चाइना ने हम्बन टोटा में क्या किया पता है, दे टोल्ड कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप बना लेना, ये आप पे कर्ज होगा। श्रीलंका ने बोला ठीक। बोला दूसरी चीज, दूसरी कंडीशन ये होगी कि इसमें जो कंपनी इसका प्रोजेक्ट बनाएगी वो चाइनीज कंपनी होगी। बोला ये भी ठीक। बोला इसमें जो लेबर होगा वो भी चाइनीज होगा। बोला ये भी ठीक। बनाने के बाद तुम तो पेमेंट कर नहीं पाओगे, तो 100 साल के लिए मुझे दे देना। बोला वो भी ठीक। ठीक है, तो पहले तो था कि पेमेंट कर देंगे, ये बेसिक आइडिया था। तो उन्होंने सपना दिखा दिया कि तुम्हें जो है आते आते सिंगापुर जैसा बना देंगे, तुम्हारा कंटेनर टर्मिनल इतना बड़ा हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट किए। अब इन्वेस्टमेंट कैसा है कि चाइना से पैसा आया श्रीलंका के नाम पे, लेकिन वो पैसा वापस कहाँ चला गया, वो चाइना चला गया। चाइनीज कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है, चाइना के लोगों को ही रोजगार मिला, एंड वो सारा का सारा पैसा अगेन इट वेंट बैक टू चाइना। और श्रीलंका को मिला क्या, कुछ नहीं। एंड देन इट टोल्ड कि भाई पैसा तो तुम दे नहीं पा रहे हो, तो एक काम करो 100 साल के लिए दे दो मुझे। सेम इट हैपनिंग इन पाकिस्तान। इसका भी जो आपका ग्वादर वाला कहानी है यही चल रही है। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी चल रही है। बीआरआई भी यही है। बीआरआई ने उसने सबको सपना दिखाया, बीआरआई में तो सबको सपना दिखाया भाई, जो इटली जैसी बड़ी बड़ी देशों को दिखा दिया भाई हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तुम्हारे यहाँ, तुम करो तो। बट इसीलिए तो आज में जो इतना कंफ्लिक्ट आ रहा है बीआरआई में, इसीलिए आ रहा है। तो हर बार चाइनीज कंपनी क्यों भाई, आप ओपन टेंडर क्यों नहीं करा रहे हो? तो वो उनका सिस्टम था, पैसा कहीं बाहर जाएगा नहीं, घूम के उन्हीं के पास आने का है। तो दैट्स द आइडिया। चलो इसमें आते हैं हम लोग। इंडिया के अलावा हाँ, नेपाल जा ही चुका है, बांग्लादेश जा ही चुका है, और पाकिस्तान जा ही चुका है, कैसे तो श्रीलंका भी आ ही चुका है, भूटान भी रिश्ते ठीक करने के चक्कर में लगा। यू हैव टू चेक स्पेसिफिकली। आई एम नॉट श्योर कि उनके वहां से कोई प्रोजेक्ट है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट नहीं भूटान शायद नहीं अभी, जस्ट चेक इट आउट। आई एम नॉट श्योर अबाउट भूटान। बाकी कंट्रीज तो आपका नेपाल में तो ट्रांस हिमालयन हाईवे प्रोजेक्ट चल ही रहा है, तो जस्ट चेक कि ट्रांस हिमालयन हाईवे प्रोजेक्ट में भूटान है कि नहीं, अगर उसमें नहीं होगा तो नहीं है। ठीक है, यू हैव टू चेक दैट थिंग। सो दिस इज, अच्छा डेवलपमेंट इसका याद रखना, डीआरडीओ। तो भारत के लिए आपका डिफेंस फोर्सेज हैं, तो डीआरडीओ ही आपका कर रही होगी। हाँ जी, क्या लिखा होगा? अच्छा, डीआरडीओ की एस्टेब्लिशमेंट देख रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद वायरलेस वाइब्रेशन सेंसर, इसका यूज किया इजराइल ने, जम के यूज किया। ठीक है, जब टनल्स में वो छुपे हुए थे, दे आर यूजिंग प्लेसिंग दी सेंसर्स। ठीक है, जैसे ही मूवमेंट होगी दे विल गेटिंग, अच्छा इधर से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, सो दे आर डूइंग दिस थिंग। सो यहाँ पे टनल डिटेक्शन के लिए स्पेसिफिकली दे वर यूजिंग दिस थिंग्स। एंड यहाँ पे दिस इज, मैंने इसका बस इसलिए करा दिया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी। अभी बताया आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी सेम इस लेवल पे ये काम कर रहा है आपका। तो जनरली देखो, कभी भी ना मैटर नहीं करता कि आप चीजों को कैसे यूज कर रहे हो, और मतलब चीजें आपके पास क्या है, रिसोर्सेज क्या है, आप उन रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रहे हो, ये मैटर कर जाता है। तो ये टेक्निक जो है आपका वायरलेस वाइब्रेशन सेंसर का, ये आज के डेट में सबके पास है। कहीं भी बड़ी बड़ी कंपनीज में लगा होता है, वहां पे मशीन्स पर उनकी वाइब्रेशन ज्यादा चल रही है कम चल रही है, उसको मेजर करने के लिए लगा होता है। इजराइल ने इसको थोड़ा दूसरे तरीके से यूज कर लिया, उन्होंने डिफेंस के तौर पर यूज कर लिया। इसी तरीके से जब आपकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे बॉम्बिंग हुई थी, जब हमला हुआ था, अटैक हुआ था, वहां भी दूसरे तरीके से हो गया था। किसने सोचा था कि फ्लाइट जाके ले मारेंगे? तो हमेशा आपको हमेशा यही सोचता है कि भाई आप जो टेक्नोलॉजी देख रहे हो उसका कोई दूसरे तरीके से कैसे यूज कर सकता है। दे हैव डन दिस अगेन। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आपको सिंपल जो मेरा पर्पस था वो ये बताने का, यहाँ पे लगा होता है एक्सेलेरोमीटर्स। ठीक है, जैसे ही थोड़ी सी मूवमेंट होगी यानी एक्सेलरेशन होगी, इट विल कैप्चर दैट डेटा। और एक्सेलेरोमीटर्स पे लेकर यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, उसने सिंपली पूछा था इनमें से किन किन डिवाइसेज में एक्सेलेरोमीटर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो जहां भी आपके मूवमेंट की बात आएगी वहां पे एक्सेलेरोमीटर का रोल हो सकता है।
देन जैसे कार कोलिजन, कार क्रैश हो रहा है, वहां पे एक्सीलरोमीटर लगे होते हैं, उसी बेसिस पे आपके जो आपको एयर बैग्स होते हैं वो खुलते हैं। आपके मोबाइल हैं उसमें भी एक्सीलरोमीटर लगा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यू विल फाइंड कि कार क्रैश डिटेक्शन, लैपटॉप फॉल डिटेक्शन, स्मार्टफोन डिटेक्शन, इन सारी जगहों पे जो है यही तीन ऑप्शन थे। ये चौथा क्योंकि एक्सीलरोमीटर पे है तो इसलिए मैंने आपको डाल दिया। ये मेजरली आपको एक्सीलरोमीटर का रोल इन डिवाइसेस में होता है। हाँ जी, नहीं, प्लेन जब बहुत नीचे उड़ती है तो नहीं दिखती है। प्लेन एक लेवल पे जब क्रॉस करेगी देन ओनली यू कैन ट्रैक थ्रू रडार्स। नहीं, उनको हो गया था ऑब्वियसली, दे नो, जैसा जितना मुझे पता है, बट जब तक वो ट्रैक करते तब तक टू लेट। आपको वो डिस्टेंस भी मिलना चाहिए, इनफ डिस्टेंस मिलना चाहिए। आप मान लो फाइटर जेट्स को ही लेके जाना है आपको, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो आप फाइटर जेट्स के लिए उतना टाइम तो मिले, एंड वो एरिया, वो सिटी ये से बाहर निकल ही नहीं रहे थे, तो व्हाट दे विल डू, जब तक आप सिटी ये से बाहर निकलेगा तब तो हम अपने फाइटर जेट्स को भेजें कि भाई आप इसको होल्ड कर लो, बट हाउ दे विल डू, वहां पे ये इशू था। अब जैसे इन्होंने ये मूवी बनाई है अभी हाईजैकिंग वाली, IC-814 वाली जो कंधार हाईजैकिंग थी, तो ठीक है, इसमें कहानी को इन्होंने काफी इधर उधर किया। जो पुराने इसके अकाउंट्स मिलते हैं, जो बुक्स मिलते हैं, दे विल से कि नहीं, कहानी जो है कुछ थोड़ी अलग तरीके से चली, तो होती रहती है कई बार चीजें, हम मूवीज देखते हैं और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग उस बेसिस पे बन जाती है कि अच्छा ऐसा ही हो रहा होगा, बट रियलिटी कई बार थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। और कंधार हाईजैकिंग में तो खैर अलग ही कहानी थी, वहां पे बाद में आएंगे उसमें। चलो ठीक है, वायरलेस वाइब्रेशन सेंसर्स, एक्सेलेरोमीटर सिंपल कुछ ऐसा ही डिवाइस होता है वो आपको। Now coming on to augmented reality. Too much talked about augmented, virtual and metaverse. ये तीन टर्म्स अगेन बहुत ज्यादा जो है आज के डेट में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सो देखो, दो डिफरेंसेस हैं ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी में। देखो नाम में आपको क्लियर हो जाएगा। ऑगमेंटेड यानी किसी चीज को बढ़ाकर दिखाना, ऑगमेंट करना, ठीक है। यानी कि अगर ये क्लास चल रहा है, क्लास में मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कि ये ऐसा हो कि इस तरीके से ना दिखे, यू विल फाइंड कि ये आपको ऐसे लाइव दिख रहे हैं आपको चीजें। जैसे वो देखते हो ना आयरन मैन को, वो क्या नाम है उसका, टोनी स्टार्क, ठीक है। नहीं रॉबर्ट डॉनी जूनियर नहीं, टोनी स्टार्क बोलो उसको, ठीक है। तो टोनी स्टार्क यू विल फाइंड कि वो कुछ डिवाइसेस रखता है एंड देन उस डिवाइसेस को वो अपने स्क्रीन पे बड़ा करके एंड ही विल ट्राई कि कैसे चीजें चल रही है। दैट इज द आइडिया ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। किस मूवी में? सलमान खान, और सलमान खान इज अहेड ऑफ हिज टाइम, ठीक है। सलमान खान जो है हम सबके समय से बहुत आगे चलता है, जो चीजें सब लोग बाद में करते हैं वो सलमान खान करके छोड़ चुका होता है। ठीक है। नहीं सच में बता रहा हूँ, देखो आज के डेट में आज सिंगर्स को है कि मतलब लोग ऑटो ट्यून का यूज करके गाना गाना चाहते हैं। सलमान खान पहले से कोशिश कर चुका है। नहीं नहीं वैसा नहीं है, ठीक है। वो थोड़ा सा साइंस फिक्शन इसलिए तो उसको बोलते हैं ना, बट हाँ उस डायरेक्शन में जो है रिसर्च चलते रहते हैं, लोगों को इंस्पायर कर देते हैं कई बार, अच्छा ऐसा हो सकता है। ऑब्वियसली आता है, जैसे आपका इंटरस्टेलर जब मूवी आई थी तो ब्लैक होल का जितना एक्यूरेट डिपिक्शन उसने किया था उस टाइम में, मैनी ऑफ द साइंटिस्ट अग्रीड कि ये सही है। क्या हाँ हाँ, वो चीज वो तो टीचर्स वगैरह काफी दिन से यूज कर रहे हैं, लाइट बोर्ड, जिसको लाइट बोर्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। दैट इज नोन एज द नेम लाइट बोर्ड। वो थोड़ी उसकी वर्किंग डिफरेंट है, उसमें ग्लास का सेटअप का ज्यादा यूज होता है, वो स्क्रीन का यूज नहीं होता, वो ग्लास पे लिखा जाता है, उसकी लाइटिंग लगी होती है, वो उस तरीके से काम करता है, ठीक है। वो टीचर्स को वगैरह यूज करता है, बस उसमें थोड़ा इशू होता है, जिसको आदत नहीं होगी लिखने के, थोड़ा अजीब लगता है लिखने में। वो लाइट बोर्ड है, आते हैं उस पर, मैं आपको स्क्रीन वगैरह भी कराऊंगा, लास्ट में यही बचा हुआ है आपका, कुछ स्क्रीन वगैरह कराने का है, कितने टाइप्स ऑफ स्क्रीन वगैरह आज के डेट में यूज होते हैं, ठीक है। सो ऑगमेंटेड रियलिटी सिंपल याद रखना, दिस ओवरलेज द डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑनटू द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड की चीजें होंगी बट उसमें दे विल डू दिस थिंग। काफी अच्छा एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल जो है आपका, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, सम अदर लैंग्वेजेस, यू टेक योर फोन, आपने अपना ये खोला, क्या बोलते हैं उसको, लेंस खोला, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू फाइंड ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है। हाँ जी, हाँ जी, गूगल लेंस ही बिल्कुल चल जाता है, ठीक है। आपका ट्रांसलेशन हो जाता है ना रियल टाइम में। सो दिस इज व्हाट दैट इज एन ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ये काफी सिंपल एग्जांपल है ऑगमेंटेड रियलिटी का। आयरन मैन द एक्सट्रीम केस, ठीक है। उतना ऑगमेंटेड रियलिटी थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ स्पेसिफिक वहां पे आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। सो
यहाँ पे दूसरी चीज ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट डायरेक्टली किसने पूछा था कि ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी में से किसमें से यूजर्स कैन सी एंड इंटरैक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। तो आप इसमें जब ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करते हो, आप अपने फिजिकल रियलिटी के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, आप अपने फिजिकल रियलिटी को देख सकते हो, ठीक है। जबकि वर्चुअल रियलिटी में आप कंप्लीटली वर्चुअल चले जाओ, वहां पे आप अपने आसपास क्या हो रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, यहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हो टू इनहैंस योर अंडरस्टैंडिंग और टू इनहैंस योर व्यूइंग, बट अदरवाइज आप यहाँ पे सिंपली आप उसी जो पहले से अवेलेबल है उसी के बेसिस पे कुछ ना कुछ यू आर गेटिंग समथिंग एक्स्ट्रा। सो इसके बहुत सारे एग्जांपल यू कैन फाइंड। ये गेम चला था पोकेमॉन गो, ठीक है, तो दैट वाज द एग्जांपल ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। अगेन यू विल फाइंड आपका रूम है, रूम कैसा लगेगा, डेकोरेशन करके आप एप्स को खोलो एंड जस्ट फाइंड आउट, सब पे दिखाता है। यू आप पेंट्स वगैरह चूज करना है आपको, तो अपने घर के आप फोटो लेके एंड यू ट्राई की अच्छा कौन सा मेरा घर में कलर कैसा लग रहा है, ठीक है, मैं सोफा रखूंगा घर में कैसा लग रहा है, दैट इज अगेन व्हाट, दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। कैसे आपकी एक डिजिटल, आपने एक फिजिकल प्रेजेंस है, उसमें आप डिजिटल चीजों को यू आर ट्राइंग टू उसके ऊपर एक लेयर बैठा के कि कैसे ये काम कर रहा है। सो दैट इज द आइडिया ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। अगेन इस तरीके कहीं पे चीजें आपने स्कैन किया स्काई को, ये एप्स आता है कौन सा ट्रेवलर ऐप है ये, ठीक है, एंड यू विल फाइंड कि अच्छा इसमें जो है कहां कहां पे लोकेशंस है जहां पे बार है एटीएम है, यू विल गेट द आइडिया लाइक दैट। तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ये हाँ वो तो हाँ वो भी गेम है, एक गेम और दे विल फाइंड कि अच्छा ये कहाँ पे ये जैसे कुछ स्पेसिफिक फोटो दिखा देंगे एंड देन यू हैव टू फाइंड कि ये कहाँ पे है। ऑब्वियसली ये जो है आपका ये ट्रेवलिंग के लिए है। इसके अलावा ऑगमेंटेड रियलिटी का और भी यूजेस हो सकते हैं। आप जैसे गाड़ी है, आपका गाड़ी की इंजन आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे बॉस का यहाँ पे ये है, तो दे विल गिव यू आइडिया, आपने जैसे उसको स्कैन करा इट विल गिव अच्छा कहाँ पे कौन सा पार्ट किस काम में आता है, एंड इट विल आल्सो स्कैन कि ये सही है कि नहीं है। तो इस तरीके से ऑगमेंटेड रियलिटी आज के डेट में इसके बहुत सारे यूजेज है, डाइवर्स यूजेज चल रहे हैं। आपको ये सोचना होगा, कभी अगर सवाल आएगा इस पे, प्रीलिम्स में तो पूछ चुका है, मेंस में कभी हो सकता है कि ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी का यूज करके आप कैसे चीजों को बेहतर कर सकते हो, आप कैसे इसका यूज या कहां कहां कर सकते हो। तो एग्जांपल्स यू हैव टू थिंक, कुछ सोच सकते हो क्या ऑगमेंटेड रियलिटी कहां यूज हो सकता है। ये मैंने देखो इसमें से कुछ आपको नया नहीं लेके आना है, यही चीजें यही एग्जांपल्स आपको यूज हो जाएंगे, जस्ट ओनली हैव टू थिंक थोड़ा सा अपने स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में। कुछ फिर सर्जरी में चल सकता है ऑब्वियसली, ठीक है, आपको डिटेल्स वगैरह मिलता रहेगा कि भाई ये हार्ट है तो ये कौन सा पार्ट किस किस लिए है, कई बार आपको हाँ 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 ऑब्वियसली ऑगमेंटेड प्लस वर्चुअल दोनों में चला जाएगा वो आपको। तो कहने का मतलब दोनों देखो आज के डेट में ना दोनों को सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे लेट मी टॉक अबाउट वर्चुअल रियलिटी फर्स्ट, देन इसको ज्यादा विशेष में चर्चा करते हैं, ठीक है। सो दूसरी जो है दैट इज द वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। तो आपने जो है वो कैमरा लगा लिया, हाथ में तो डंडे पकड़ लिए एंड देन यू आर कि आप अलग ही दुनिया में खो गए। सो दिस इज वर्चुअल रियलिटी इमर्सिव यूजुअली इन कंप्लीटली डिजिटल एनवायरनमेंट। यहाँ पे आप जो है अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से कट चुके हो, यू डोंट नो कि मेरे आसपास में कौन खड़ा है, मेरे अगल बगल में क्या चल रहा है, यू आर कंप्लीटली इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, ठीक है। तो वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस लगा कभी क्रिकेट खेलना, ठीक है, बड़ा मजा आता है। नहीं ऐसे अब जैसे हम लोग ऐसे नहीं खेल सकते, अब नहीं मिलते खेलने वाले बात समझ रहे हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोस्तों के साथ अब हम जाते हैं भाई 2-4 लोग हैं तो 4 लोग कैसे क्रिकेट खेलेंगे, तो हम लोग वर्चुअल रियलिटी में खेल के आते हैं अरे नहीं, ऐसे वो ग्लासेस लगा देंगे, एक डंडा पकड़ा बैट पकड़ा देंगे एंड नाउ यू विल फाइंड कि अच्छा बॉल आ रही है एंड यू जस्ट प्ले योर शॉट्स, ठीक है। मजा नहीं आता उसमें, लेकिन खैर ठीक है, कभी कभी अपने को जीने का वो तरीका भी आजमाना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इट रिप्लेसेस द रियल वर्ल्ड इन द सिमुलेटेड वर्ल्ड कंप्लीटली, ठीक है। टिपिकली यूजिंग अ हेडसेट दैट ब्लॉक्स आउट द फिजिकल सराउंडिंग, और साथ में यू विल फाइंड वो आपको ग्लासेस भी जो वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस आती हैं तो इनका यूज होगा। तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस। ऑगमेंटेड रियलिटी में आप फिजिकल रियलिटी के साथ जुड़े हुए हो, उसको थोड़ा सा इनहेंस करके देख रहे हो। वर्चुअल रियलिटी इज कंप्लीटली वर्चुअल। मैं यहाँ तुम्हें बिठा के एंड मैं तुम्हें जो है यहाँ पे जर्मनी घुमा दूं, तुम्हें लगेगा मैं जर्मनी ही घूम रहा हूँ, या वो उस तरीके के सेंसर्स भी दे आर नाउ यूजिंग। तो आप जैसे ड्राइविंग सिमुलेशंस वगैरह जो यूज करते हैं वो, तो वो क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी होती है। वो सीट्स वगैरह भी उस तरीके से एडजस्ट करेंगे, नाउ यू आर लर्निंग योर ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। प्लेन हेलीकॉप्टर भी आपको उड़ाने का मन है
तो आप उड़ा रहे हो, उनके उनके सीट्स में वैसा होता है कि दे विल जस्ट टिल्ट, गेम वगैरह खेलने के लिए वर्चुअल रियलिटी का यूज जो है वो ज्यादा चलता है। रोलर कोस्टर, हाँ वही वही हो गया, ठीक है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी के बीच में। लेकिन ध्यान रखना, अब ये धीरे धीरे ये लाइन जो है काफी ब्लर हो रही है। ऐसा आपका कई चीजों में बताना ये काफी मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली ऑगमेंटेड रियलिटी है कि वर्चुअल रियलिटी है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स मिल रहे हैं एक साथ, ठीक है। सो ऑगमेंटेड रियलिटी दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ऑगमेंटेड रियलिटी इंक्लूड्स कंपोनेंट दैट कैन इंटरैक्ट विथ व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट। वहां पे उसकी प्रेजेंस है, आप उसको थोड़ा सा इनहैंस करके देख रहे हो, दैट्स द ओनली थिंग, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी क्रिएट्स इट ओन एनवायरनमेंट, ये इसकी बड़ी खासियत है। तो यहाँ पे बैठे बैठे मैं ऐसे का टेम्परेचर बहुत कम करा दूं, थोड़े से और कोल्ड वगैरह ज्यादा करूं, एंड देन तुम्हें हेडसेट लगा दो कि तुम अभी जो है कश्मीर का मजा ले रहे हो, एंड यू कैन, हाँ हाँ हाँ, लोकेशंस एग्जिस्ट करते थे ना, वो लोकेशंस तो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते थे। उन लोकेशंस में आपने एक ये डाल दिया कि यहाँ पे पोकेमॉन यू कैन फाइंड। वो छत पे जाके कूद जा रहे थे, कहीं कोई ट्रैक पे चले जा रहे थे, बच्चे समझ नहीं पा रहे थे इस गेम को। उस लोकेशन पे मतलब ऐसा ऐसा लोकेशन दिखा रहा, हाँ वो लोकेशन ऐसे, कूद जा रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसे ऐसे लोकेशन दिखा रहा था। तो वही ना आपकी लिमिटेशंस थी वो उस समय, वो एक्चुअल लोकेशंस को भी, जैसे हम आज भी जीपीएस में लोकेशन है ना, ओवरब्रिज के नीचे जाने पे इट विल नॉट फाइंड कि ऊपर से जाने का नीचे के जाने का, तो वो वहां पे इश्यू वो वाली थी, वो एक्चुअल एकदम लोकेशन एग्जैक्ट वो फाइंड नहीं हो पा रहा था, एंड बच्चों को लगा था कि अच्छा यहाँ से जंप ही मार देना। तो इस तरह के गेम, इसलिए तो कई बार जैसे देखो एक समस्या आज के डेट में सवाल चल भी रहा है, हो सकता है आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा, कि क्या एज स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन लगने चाहिए सोशल मीडिया पे कि नहीं। तो इसको लेकर के ये मामला जो है आज के डेट में इंटरनेशनल वर्ल्ड में काफी गर्म है। जैसे चाइना ने बात करी, चाइना में ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस चीज को लेकर के बात चल रही है कि क्या अपने आपको इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। इवन कैलिफोर्निया ने इस चीज को लेकर के बात करी है, ठीक है। इंडिया में भी रह रहे के आवाज उठती रहती है, उतनी ज्यादा तो नहीं उठती, बट हाँ तो ये है। तो अब इसकी लिमिटेशंस क्या है और लगानी चाहिए, तो इस पे आप जरूर सोचिएगा। हो सकता है आने वाले किसी मेंस में, अगले मेंस में या ये में इस पे सवाल बन सकता है। यूट्यूब किड्स लेके बिल्कुल नहीं, आप इसको ऑब्वियसली आप सोचिए, अलग अलग डायमेंशन से आप एग्जांपल्स यूज करें, और इसको इंडिया स्पेसिफिक जरूर सोचें कि इंडिया स्पेसिफिक में क्या ये चीजें काम कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे यूट्यूब किड्स आपने लगा दिया, बट आप देखोगे कि मम्मी जो मोबाइल यूज करती है वही मोबाइल बच्चा लेके करता है, मम्मी से ज्यादा बच्चे को आता है। अरे आज के डेट में माँ से ज्यादा बच्चे जानते हैं मोबाइल चलाना, बात समझ में आ रही है। तो ये भी एक समस्या है ना आपका, तो आप कैसे इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, तो इस पे लेकर के सवालों के लिए रेडी रहिएगा। आने वाले टाइम में जिस तरीके सवाल बाउंसर आ रहे हैं, तो ये एक एरिया ऑफ डिस्कशन हो सकता है। आई एम जस्ट सेइंग दैट। चलो, सो यूजेज ऑफ AR एंड VR यू कैन यूज हॉस्पिटल्स, बहुत अच्छा आपका एग्जांपल है। आप सर्जरी से लेकर के बात करो, आप पेशेंट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जो है आपका हो सकता है अच्छे तरीके से। अब जैसे डॉक्टर्स आएंगे तो आपका फाइल नहीं देखेंगे, दे विल जस्ट ओपन देयर ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस कि अच्छा इस पेशेंट की क्या समस्या थी, वो टोनिश। हाँ हाँ, ऑब्वियसली यू कैन डू दैट थिंग, ठीक है। आपके होटल्स में भी वही काम हो जाएंगे। होटल्स में जब गेस्ट आए तो आपको पूरा होटल नहीं घुमाने का, आप उनको वर्चुअल रियलिटी टूर करा दो होटल का, तो भाई देख लो ऐसा कमरा मिलेगा तुम्हें, ऐसा लॉज मिलेगा, यही है, आपको आराम से हो गया ना। वो एक एग्जांपल मैंने दिया, ठीक है। आप सोचो कि इसको और कैसे लेके आ सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में ऑब्वियसली ट्रेनिंग वगैरह करने का जो काम है वो आप आराम से एक्चुअल मशीन पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको ऐसे ही करा लोगे। साथ ही साथ मैंने मशीन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो एक जगह से बैठे बैठे एंड इट कैन ट्रैक कि क्या चल रहा है, तो दे कैन ऑल्सो डू दैट। स्पोर्ट्स काफी अच्छा एग्जांपल, अभी मैंने बता दिया क्रिकेट खेलते हैं हम लोग। साथ ही साथ जो है ट्रेनिंग जो कराई जाती है, कई बार अब स्पोर्ट्स में यूज हो रहा है स्पेसिफिक ये का, तो बॉलिंग कराओगे किसी से तो स्पेसिफिक लेंथ पे बॉल नहीं आएगी, ठीक है। बट आप वर्चुअल रियलिटी में उसको सेट कर लोगे कि भाई इतना ही क्या, कौन यूज करता है सिमुलेशन, वही कह रहा हूँ। तो स्पोर्ट्स में यूज होता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अगेन एन एरिया, आप डिजाइन वगैरह कैसे बनाएगा आर्किटेक्चर, तो ऐसे ही करके वो देख सकता है। तो ये बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे AR VR का यूज हो सकता है। और आप चाहो तो हेल्थ केयर, एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत है। आज के डेट में जैसे हम कह रहे हैं कि इंडिया में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है एजुकेशन में, बट दैट इज वेरी लिमिटेड।
आपका इंटरनेट का और डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज एजुकेशन में बहुत कम है। कॉपी कट कर रहे हैं, या हम यूज कैसे भी कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंटरनेट को यूज कर रहे हैं कि भाई पहले क्लास में आके तुम देखते थे, अब घर पे से बैठे देख रहे हो, इतना ही डिफरेंस हमने क्रिएट किया है। या पहले ऐसे लिख के पढ़ाते थे, अभी डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा दिया, दैट्स द ओनली डिफरेंस। बहुत ज्यादा अभी इस फील्ड में हमने एक्सप्लोर नहीं करा है, बहुत स्कोप है इस फील्ड में, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप इसको और भी सोच सकते हो, हेल्थ केयर डिलीवरी कैसे करोगे, गवर्नेंस में क्या हम कुछ बेहतर कर सकते हैं इसको लेकर के। तो ऑब्वियसली आपको सोचना पड़ेगा कि अगर इस पे क्वेश्चन आए तो AR VR आपने पढ़ा कि आप इसको कैसे यूज करोगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, प्रीलिम्स में आपको सिंपली पूछ लेगा, मेंस में जब क्वेश्चन आएंगे तो एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे कि कैसे आप इसको यूज करोगे, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट इज नोन एज मिक्स्ड रियलिटी। तो आज की डेट में ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी अलग अलग नहीं हो रही है, नाउ दे आर कमिंग टुगेदर एंड देयरफॉर दिस इज नोन एज मिक्स्ड रियलिटी और नोन एज हाइब्रिड रियलिटी। तो इसीलिए यहां पे आपका जो है फिजिकल एंड वर्चुअल वर्ल्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो दिस इज एन एग्जांपल जो सर्जरी वाली बात थी, ठीक है। तो वहां पे पेशेंट का हार्ट इज लाइंग, बट उसको थ्रू द ऑगमेंटेड रियलिटी दे हैव फाइंड दिस थिंग कि अच्छा ये क्या है, एंड इन्होंने ग्लासेस पहन के नाउ दे आर डूइंग द सर्जरी। पहले वो प्रैक्टिस वाली कहानी जो है यहाँ पे चल रही है, बात समझ में आ रही है। सो दिस इज आपका ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी दोनों का मिक्सचर हाइब्रिड रियलिटी के केसेस में चले जा रहे हैं। सिमिलरली आपका घर बना हुआ है, उसके बेसिस उसको ऊपर का फ्लोर बनाना है, आपने ऑगमेंट कर दिया एंड नाउ फिर आप उसमें डिजाइन अपना कर रहे हो कि अच्छा ये कैसे चल रहा होगा। सो मिक्स्ड रियलिटी। तो आज के डेट में इनके बीच की लाइंस जो है कि किसको ऑगमेंटेड बोलोगे किसको वर्चुअल बोलोगे, इट्स वेरी थिन। तो कई केसेस में ये आपको मिक्स्ड रियलिटी के केसेस बन रहे हैं। तो ध्यान रखना, इट इज अ हाइब्रिड एनवायरनमेंट वेयर वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स कैन बी मैप्ड टू द फिजिकल एनवायरनमेंट। दोनों एक साथ आप लेके आ रहे हो। वर्चुअल रियलिटी में कंप्लीटली वर्चुअल थे, ऑगमेंटेड रियलिटी में फिजिकल था, बट यहाँ पे आपने दोनों को मिक्स कर दिया, फिजिकल के ऊपर कुछ वर्चुअल डाल दिया। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द मिक्स्ड रियलिटी। ये बेसिक आइडिया है आपको। तो अब ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी पूछा जा चुका है, नाउ इट्स टाइम फॉर द मिक्स्ड रियलिटी, ठीक है। अच्छा इसके बाद नाउ कमिंग ऑन टू मेटावर्स, ठीक है। ये भी काफी चर्चा का विषय है। तो मेटावर्स जो है आज का जो जेनजी किड्स हैं, तो जेनजी समझते हो ना? अरे ये इतना टर्म चल रहा है भाई। जनरेशन जेड, ठीक है। हाँ नहीं वो मैं जेड लिखने का मेरा तरीका वैसे है। नहीं फिर कुछ और आएगा, तो ऐसा थोड़ी इसके पहले वाई थे, इसके पहले मिलेनियल्स थे। हाँ जी, हाँ अरे क्यों रखा इसका ये मुझे नहीं पता, ठीक है। जेनजी किड्स कहा गया इनको, 2000 के बाद इनका जन्म हुआ, ठीक है। इन्होंने ये अलग रियलिटी में जन्मे, इनके लिए जो हाँ इंटरनेट के साथ जन्मे। नहीं अरे हम लोग के जन्म के समय अरे मतलब कम से कम जैसे ये बच्चे जब ग्रो कर रहे थे तो इनके पास मोबाइल जैसी चीजें थी, आप ग्रो करे तो क्या आपके पास था भी तो बहुत लिमिटेड था। घर में एक फोन होगा, हाँ जी, हैंडल वाला फोन, तो वो वैसा हुआ करता था ना। तो डिफरेंस है, आप इंटरनेट से उतने नहीं जुड़े हुए थे। आजकल के आप क्या होता था, आप अपने आसपास के लोगों से, देखो पता नहीं यूपीएससी कहां से क्वेश्चन उठा दे, आई डोंट नो। तो जेनजी भी पूछ लेगा वो, कभी कोई गारंटी नहीं है उसका, पूछ लेगा भाई जेनजी किड्स जो है किस टाइम के पीरियड के बाद के बच्चों को जेनजी कहा जाता है। आज की डेट में ये टर्मिनोलॉजी चल रही है, वो उठा लेता है। तो 2000 के बाद के बच्चों को याद रखना, सिंपल ना डिफरेंसेस थे। आप जब थे तो अपने घर में जहां भी हो मोहल्ले में आप बच्चों के साथ दोस्ती करते थे, सामने खेलने चले जाते थे। अब जो है ये कौन सा गेम खेलते हैं, वो पबजी, ठीक है। तो अभी वो पबजी किड्स हैं ये, इनका उसी में मजा चलता है। जैसे मेरा एक भाई है, ठीक है, वो कजिन है वो, और रात में भी सोए में भी बोलता है वो कुछ कुछ, उसका पैर हाथ चलते रहता है, वो इतना गेम खेलने लगा। वो उसको थप्पड़ मार मार के भाई उसके फादर जो है वो थक गए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने का। ही विल बी लाइक कि ठीक है, और वो गेम खेलेगा, वो एक्साइटमेंट में चला आता है, एक्साइटमेंट मोड में, क्या हुआ किससे झगड़ा कर दिया ये। तो मैंने आज तक नहीं खेला पबजी, नहीं मैंने कभी नहीं खेला, सच में बता रहा हूँ। मैं कॉलेज के बाद, कॉलेज में हम लोग खेलते थे नॉट पबजी, ठीक है, हम फीफा खेल लिया या इस तरीके से वी यूज्ड टू, हम लोग रात रात भर गेम खेलते थे। ऐसा नहीं, आई एम नॉट सेइंग मैं गेम के खिलाफ नहीं हूँ, कहने का मतलब पबजी जो है ना ये इनके सर पे चढ़ गया है,
इनको एवरीडे वो 10 से 12 उनको खेलने का है। हाँ, एडिक्शन, वो एडिक्शन वाली बात है। हमारे पास एडिक्शन नहीं था, हमने मतलब स्नाइपर्स और ये वाले गेम बहुत खेला करते थे हम लोग, ग्रुप ग्रुप बना के। तो मिनी मिलिशिया हो गया, तो ये सारे गेम हम लोग खेलते थे। बट इसका मतलब ये नहीं था कि अब बस पागल हुए जा रहे हैं कि एकदम टाइम 10 से 12 जो हमने रूटीन सेट कर दिया, नहीं, फ्री है, गेट टुगेदर हुआ, खेल लिए, तो ऐसा हुआ करता था। अब यहाँ पे तो ये जेनजी किड्स है, ठीक है। अभी जो है देखो ना कितना ये चल रहा है कि किसको कोल्ड प्ले का टिकट मिला कि नहीं मिला। अब मैंने पहली बार पूछा ये कोल्ड प्ले क्या है भाई, ठीक है, तो मेरी एक दोस्त ने ही बताया, उसने बोला कोल्ड प्ले चलेगा, मतलब कोल्ड प्ले कहाँ है, कोई बैंड है, ब्रिटिश बैंड है, ठीक है। तो उनका 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 देखो कई चीजें, जो उनका शो चल रहा है यहाँ पे होने वाला है मुंबई में। तो मेरी एक फ्रेंड है, सी आस्क्ड मी कि अच्छा कोल्ड प्ले चलेगा क्या, मैं बोला कोल्ड प्ले क्या है भाई मैंने उससे तो उनको पता है कि मुझे नहीं पता, मैं डायरेक्ट पूछता हूँ कि भाई है क्या, आई डोंट नो। तो सी टोल्ड कि यू डोंट नो कोल्ड प्ले, ऐसा तुम लोगों का कौन सा चीज है कि भाई कोल्ड प्ले, ठीक है, तो तुम देखो, रुको मैं तुम्हें भेजती हूँ। देन सी सेंड मी सम सॉन्ग्स की, अच्छा ये है। मैं काम कर बाबा, तुम ही जा ना, तो मुझे इंग्लिश गाने में कोई इंटरेस्ट है और ना मुझे समझ में आता है, और समझ में आता भी तो मैं कम से कम 60-70,000 के टिकट देकर मैं कोल्ड प्ले का कंसर्ट नहीं देखने जाऊंगा, वो भी नहीं मिल रहे टिकट, ठीक है, तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो ये मेरी रियलिटी है। तो ऐसा ऐसा है, ये चीजें हैं। अब नए जो किड्स है ये काफी एक्साइटेड होता है, अच्छा ये है, ये आ रहा है, हमने क्या देखो। अब देखो मैं इसमें ये भी नहीं कहता कि ये खराब है, जब मैं भी क्रिकेट देखने चला ही जाता था, तो हो सकता है किसी को कोल्ड प्ले अच्छा लगता हो, किसी को क्रिकेट अच्छा लगता हो, बट कहने का मतलब ना हमारी अलग अलग रियलिटी है। हम बहुत सोचेंगे कहाँ जाए, तो वी विल थिंक कि भाई क्रिकेट देखने चले जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मल टिकट 500-600 में मिल जाते हैं, और जो है आपको थोड़ा अच्छे लोगे तो 3-4 हजार में अच्छे मिल जाते हैं। हमने कोलकाता में बहुत देखा, रीजन वाइज जब आईपीएल चलता था हमें पासेज भर भर के मिलते थे, तो जो है चले जाओ देखते, बिना मन के भी जाते थे लोग, अच्छा चलो बैठ के देखते हैं। यहाँ क्या ही होगा। हाँ जी, चलो आओ आओ इसको देख के। तो यहाँ पे अच्छा ऐसा समझ लो मेटावर्स कैसे काम करेगा, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, ये समझ जाओ तो मेटावर्स समझना बहुत आसान है। आप लोग अपने अपने रूम में बैठे हुए घर में, अभी जो है आपको सोचना होगा कि हम लोग कहीं गेट टुगेदर करें, तो आप सबको एक जगह पे आना पड़ेगा, एक साथ आओगे एंड देन यू विल डू समथिंग। यहाँ पे मेटावर्स में क्या होगा कि आप अपने अपने घरों में बैठ जाओगे, हेडफोन लगा, वो हेडसेट लगा के हाथों में लेके, एंड देन आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे। अभी तक आप वर्चुअल वर्ल्ड में एंट्री कर रहे थे, जनरली अकेले कर रहे थे, नाउ आप वर्चुअल वर्ल्ड में एंट्री कर रहे हो, आप सभी लोग वर्चुअल वर्ल्ड में एंट्री करोगे, एंड देन यू विल प्लान कि अच्छा वर्चुअल वर्ल्ड में अगर वो लोकेशन स्पेसिफिक है कि अपने को चलना है कहाँ, कौन सा ड्राइव है यहाँ पे, ठीक है, मरीन है नहीं, वो ड्राइव है, ठीक है गंगा एक्सप्रेस वे बोलो उसको, ठीक है। तो मरीन का मतलब ही समंदर हो जाता है, तो गंगा एक्सप्रेस वे जाने का, लेट्स सपोज एन एग्जांपल। और आप क्या करोगे, यू विल टुक, आपके पास वर्चुअल वहां पे बाइक्स भी होगी, ठीक है, यू विल सिट ऑन दोस बाइक एंड यू विल मूव टू, आप वर्चुअली अपने रूम में बैठे बैठे आप सारे दोस्त जो है यू विल मूविंग लाइक आप उसको रियलिटी में एंजॉय कर रहे हो। तो कुछ इस तरीके की जो चीजें, दिस इज नोन एज मेटावर्स। तो यहाँ पे अपने अपने घर में बैठे हुए, ठीक, अपने सोफा पे बैठ के एंड दे आर डांसिंग, वो जो है बार में डांस कर रहे हैं, तो उनको वो सिमुलेशन अगेन है, बट सिमुलेशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिमुलेशन शेयर्ड स्पेस में, यहाँ पे एक दूसरे के साथ आप शेयर कर रहे हो। अभी तक सिमुलेशन जो कर रहे थे वर्चुअल रियलिटी में आप अलग कर रहे थे, आप अकेले जा रहे थे, बट नाउ आप अपने दोस्तों के साथ, आपने चाय की टपरी भी बना दी वहां पे, एंड नाउ यू आर लाइक आप साथ में बैठे हुए गप लगा रहे हैं। अब चाय पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो अलग बात है, बट आप कर रहे हैं, वो एक्ट कर रहे हो, दे विल बी एक्टिंग लाइक दैट। अच्छा, ठीक है, तो देख लेना, ऐसा ऐसा ही कुछ है मेटावर्स, ठीक है। इसमें आप शॉपिंग करने भी जा सकते हो साथ में, आपने कोई है शॉपिंग कर रहे हो, वहीं पे कपड़े भी ट्राई कर रहे हो, हाँ वो डिलीवर हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी दुनिया है जो अब पता नहीं किस डायरेक्शन में जाएगी, बट हाँ ये दिस इज द जो है आपका चल रहा है मेटावर्स की पूरी कहानी है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ वर्चुअल रियलिटी स्पेस विद 3D कैपेबिलिटी। ऑब्वियसली आपको मरीन ड्राइव जाना है तो जाना ही पड़ेगा, 3D स्पेस वहां पे होगा, और इसमें सो इट ऑफर्स डिजिटल एक्सपीरियंसेस। पहली चीज, रियल लाइफ में कुछ नहीं मिल रहा है, डिजिटल मिल रहा है, दैट मिमिक और रिप्लेस रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस। शॉपिंग मैं ऑटो में बैठ के नहीं जाऊंगा, आई विल सिंपली वर्चुअल वर्ल्ड में टहलते टहलते एंड शॉपिंग मॉल में वहां पे जाकर मैं कपड़े देख रहा हूँ, साथ में देख रहा हूँ। अब किसी को हो सकता है मजा, ठीक है, कुछ लोगों को मजा आ रहा है।
हाँ जी, वैसे ही सोचना है तो हेलीकॉप्टर ही, लेकिन अब लाइट करते हैं हाँ तो सोच, इसीलिए तो मजा है ना, इसीलिए तो इसका यूज हो रहा है। अब हो सकता है रियल लाइफ में मुझे ऑटो में बैठ के जाना पड़े, वहां पे मैं हेलीकॉप्टर से जा रहा हूँ तो मुझे भी मजा आ रहा है। इट कैन बी ना, एक एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, वो बातें हैं, ठीक है। सो इट देखो, इसका इसका जो मेजर फंक्शन है, इट अलाउज फॉर लाइफ लाइक एक्सपीरियंसेस ऑनलाइन। जो आप रियल लाइफ में करते वो आपको ऑनलाइन में वो इंटरेस्ट मजा आ रहा है। यानी कि पहले वो कौन सा गेम आता था, सैन एंड्रियास, ठीक है, अब वो थोड़ा सा आपको इस स्पेस में खेलने में और मजा आएगा, उसको आप फील कर पाओगे ज्यादा, कि कार में मैं खुद बैठा हूं और मैं ड्राइव कर रहा हूं, किसी को धक्का मार रहा हूं। अरे तो इसको करने के, इसको लेने के लिए इसके सिस्टम्स के लिए भी पैसे चाहिए फिर। देखो इसको अभी अभी ये लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अच्छा ये फील्ड हो सकता है, अब ये जाके कहां रुकेगा वी डोंट नो। हो सकता है केवल शॉपिंग तक सीमित रह जाए, हु नोज, या कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए हो रहा हो। तो अभी इसके एक्सपीरियंसेस बहुत सारे फील्ड्स में अलग अलग कंपनीज एक्सप्लोर कर रही है, कहां पे जाके रुकेगा स्टिल वी डोंट हैव एनी आइडिया। मेटावर्स जोड़ दो, अलग कर दो, कुछ ऐसा ही, ठीक है। नो दैट नॉट दैट विल नॉट बी लाइक, अब स्पेसिफिक देखना पड़ेगा किसी ने बनाया है कि नहीं बनाया है, ठीक है। रुक जाओ, पहले रुको, पहले आ जाओ, मैं इसको डिस्कस करता हूँ फिर इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है, इसके लेयर्स तब हम बेहतर समझ पाएंगे। तुम्हें पैसिफिक क्यों जाना है भाई। सो अच्छा ध्यान रखना, मेटावर्स दिस इज क्लोजली रिलेटेड टू वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, ये दोनों को मिला करके बन रहा है। ऑगमेंटेड रियलिटी आप जो शॉप्स वगैरह आपके रियल में एग्जिस्ट करते हैं वो आपके आगे डिजिटल स्पेस में, ठीक है। एंड नाउ आप डिजिटल ये के वर्चुअल रियलिटी का यूज करके आप वहां पे घूम रहे हो, तो दिस इज लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे आज की डेट में सारी की सारी कंपनी जो है ये लगी हुई है इस चक्कर में कि कैसे मेटावर्स को हम एक्सप्लोर करें या कैसे इसको डेवलप करें। हाँ, तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, आप गए दुकान पे, कपड़े वहां पे लगे हुए हैं, आप वर्चुअल रियलिटी में उसको देख रहे हो, आपने ट्राई भी कर लिया देख के, ठीक है, अच्छा लगा, नाउ यू पुट इट, आपके घर पे डिलीवर हो गया, आपका पेमेंट हो गया आपका, ठीक है। तो हसल्स वगैरह से बचोगे, शहर के जाम से बचोगे, कुछ इनका ये भी आइडिया है, ठीक है। उसके लिए अलग से जो है 500 रुपए दो, तो ऐसा ही कुछ आइडिया होगा उनका, ऐसा देखते हैं। तो दिस इज आइडिया। अच्छा, सो बेसिक आइडिया यही, ये दे आर सेइंग कि भाई अब जो है आने वाले टाइम में ये इंटरनेट का फ्यूचर यही है। अब इंटरनेट पे अभी तक पहले क्या इंटरनेट पे शेयर होता था, एक साइड से किसी ने ब्लॉग लिखा, दूसरे साइड ने किसी ने काउंटर दिया, ऐसा होता था। अब सोशल मीडिया का जमाना आया, एक साथ बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। फिर जमाना आ गया वीडियो कॉलिंग का, अब आप वीडियो कॉल कम से कम आप बहुत पास आ गए। अब जो है आपका शेयर्ड वर्चुअल स्पेस का, शेयर्ड वर्चुअल 3D स्पेस का जमाना जो है, तो दे आर सेइंग दैट फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट विल बी लाइक दिस, ठीक है। परसिस्टेंट शेयर्ड 3D वर्चुअल स्पेसेस, परसिस्टेंट लगातार, यू विल फाइंड हर जगह आपको जो लोकेशन चाहिए, अगर उन्होंने मैप किया है, मैप कर दिया अगर, यू कैन गो देयर, ठीक है। शेयर्ड है, एक साथ जा सकते हो, 3D वर्चुअल स्पेस है, यू कैन फील, यू कैन टच एंड यू, आपको लगेगा अच्छा ये क्या है, तो इट विल बी लाइक दैट, ठीक है। हाँ जी, सही बता देता है, जैसे एआई है ना, हाँ, इसे 100 साल के बाद कैसा रहेगा। हाँ, एआई को खुद नहीं पता है अभी, बेचारा क्या ही बताए वो, अगर जैसे हम लोग बता सकते हैं, एआई की कुछ लिमिटेशन वही है, एज्यूम ही है, एजम्पशन ही है, और वो भी एजम्पशन एआई कहां से कर रहा है, जो उसमें डेटा है, ठीक है। अलग अलग लोग जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं कि अच्छा फ्यूचर कैसा हो सकता है, एआई उसी बेसिस पे आपको निकाल के बता रहा है। अरे नहीं बाबा, कल की मूवी का और कल की स्टोरी का कोई लेना देना नहीं है, एक लाइन, ठीक है। कल की मूवी का एंड कल की ये का कोई लेना देना नहीं है। अगेन वी कैन से आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा, बट मेरा ये स्पेसिफिक था कल्कि के लिए, ठीक है। अब क्या हम सुपर ह्यूमन बन जाएंगे या होते हैं, वी डोंट नो। आज भी जो आपको बहुत सारे थियरीज जो कहते हैं, तो एलियंस के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि हमारे अर्थ पे जो आए थे एलियंस आए थे, उन्होंने ही ये सारी चीजें करी है। जैसे आप देखोगे जो आपका टेम्पल है, कैलाश टेम्पल जो है आपका, और इस तरीके के मल्टीपल एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। कहाँ पे है ये,
हाँ, हट, कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल, अजंता एलोरा जो कुबा है। नहीं, मैंने टेम्पल बोला तो, मैंने तो टेम्पल बोला तुम्हें ना, कैलाश टेम्पल। अब इस टेम्पल पे एक एपिसोड है, जाके कभी देखना, नेशनल ज्योग्राफिक का है शायद एपिसोड। दे हैव कैलकुलेटेड वेरी थिंग्स कि ये टेम्पल जो बना है ये अपने आप में कारीगरी है। टॉप डाउन ऊपर से काटा गया है इसको, ठीक है, टॉप डाउन एक ब्लॉक को काट के एंड उन्होंने इसको बनाया है। एंड रियलिटी जब आप उसको देखोगे जाके वहां से ना, यू विल फाइंड कि भाई ऊपर से काट के ऐसे कार्विंग कैसे हो सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो पत्थर भी जो है वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट को काटना ऐसे ही बहुत मुश्किल। अब काटना उसको कैसे मुश्किल, इस पे आप ये समझ सकते हो कि औरंगजेब के टाइम में ये आदेश दिया गया था कि आप टेम्पल्स को ढहा दो, बहुत सारे टेम्पल्स को। और इस टेम्पल पे लगातार 3 महीने बॉम्बार्डिंग करी गई थी, लगातार 3 महीने। बट इसके 1-2 हाथी के सूंड टूटे थे, बाकी कुछ नहीं हुआ इस टेम्पल को। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उसके पत्थर कितने मजबूत पत्थर होंगे। ठीक है, तो ग्रेनाइट है, वैसे भी आप समझ सकते हो ना, आपका ग्रेनाइट लावा वाला ग्रेनाइट है, वो काला वाला पत्थर है, वो कितना ही टफ होता है। उसको ऊपर से काट करके पूरा का पूरा मोनोलिथिक रूप से टेम्पल बनाना, उस टेम्पल में कॉरिडोर भी है, मूर्तियां भी है, स्कल्पचर्स, एंड यू विल फाइंड एवरीथिंग, गलियारी, ये सब कुछ है। अब लोग जब इसका एस्टिमेट लगाते हैं कि भाई ये कैसे बने होंगे, तो उसको लेकर के हमारे पास कोई टूल्स नहीं है। हमारे उस समय के जो टूल्स मिलते हैं और इसकी जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों मैच ही नहीं करता है कि आखिर इन प्रिमिटिव टूल से इस तरीके का टेम्पल्स बनाना, हाउ इज इट पॉसिबल। या आप इसको ऐसे भी समझो, ये भी एक बहुत बड़ा एक ये है कि आप मान लो आपको कोई टावर बनाना है, तो आप पहले छोटे टावर बनाते हो, देन यू ट्राई कि अच्छा उससे कुछ बड़ा बनाओ, देन उससे बड़ा बनाओ। यहाँ पे दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड, कोई इसके पहले इस तरीके की चीजें नहीं मिलेंगी आपको, यू विल डायरेक्टली फाइंड कि एक रॉक को काट के बनाया गया। व्हेन आल्सो दे ट्राइड कि अच्छा इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा, तो दे कैलकुलेटेड कि ऑन द बेसिस ऑफ कि अगर वो छेनी और हथौड़ी से बना रहे थे तो इट वुड हैव टेकन लाइक 120 इयर्स और समथिंग लाइक सो। जो मेंशन मिलता है वो 10-12 साल का मिलता है। इवन आफ्टर दैट कि यहां से जो पत्थर काट के निकले होंगे वो कहां गए, इतने बड़ी ये वो आपने काटा तो उसके पत्थर कहीं ना कहीं तो मिलने चाहिए, दैट इज नॉट फाउंड देयर, कहीं आसपास नहीं मिलता। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसका आंसर हम आज भी नहीं जानते। वी आर जस्ट ट्राइंग टू, अच्छा ये हो सकता है, ये हाइपोथेटिक आंसर है। और भी चीजें जैसे देखोगे आप, जो आपकी मायन सिविलाइजेशन रही या इनका सिविलाइजेशन रही, इन सिविलाइजेशंस में बहुत सिमिलरिटी देखोगे विद आप इंडियन टेम्पल्स के। ठीक है, बहुत सारी दे विल फाइंड, जैसे हमारे यहाँ है ना कि सूर्य के मूवमेंट के साथ में आपका जो है टेम्पल्स में ऐसा व्यवस्था उन्होंने करा हुआ है कि सूर्य के मूवमेंट के साथ में एक स्पेसिफिक टाइम पे जो है, सॉरी, जैसे ये मान लो उनका गेटवे है, तो स्पेसिफिक टाइम्स में जो है सन एक पार्टिकुलर डे पे पार्टिकुलर टाइम पे इट विल कम, और वहां से दे विल गेट द आइडल पे जाके आपका सनलाइट पड़े। तो ये कैलकुलेशन उन्होंने, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन कितने एक्यूरेट करते थे वो लोग, पिरामिड को भी लेके है वो आइडिया। ठीक है, इसी तरीके से जो इनकन एंड मायन सिविलाइजेशन मिलेगा वहां पे भी दे फाइंड टेम्पल्स लाइक दैट कि इस तरीके की व्यवस्था थी वहां पे, नागों का ये था। तो हाउ वाज दिस पॉसिबल कि हर जगह पे कहीं कहीं बेसिक्स, अगर आप इवन ना आप ग्रीक गॉड्स को देखो, और आप जो है ये ग्रीक गॉड्स एंड रोमन दोनों ही में आप देखोगे, और इंडियन गॉड्स में आपको बहुत सिमिलरिटी मिल जाएगी। ठीक है, नेचर वर्शिप है, इवन गॉड्स के नाम जो है, नाम नहीं मतलब उनके कैरेक्टर जो है विल फाइंड के मिल रहे हैं। नॉट ओनली दैट, आप पर्शियन को उठा के देखो, जो पर्शियन जो आपका पारसी समुदाय है इनका, यानी जो खास करके जो रिलीजन्स ना आपको ईसा पूर्व से पहले गए, क्राइस्ट के पहले गए, यू विल फाइंड लॉट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन देम। तो अगर उस समय कम्युनिकेशन इतना नहीं था तो हाउ वाज दिस पॉसिबल, इसका आंसर वी डोंट हैव टिल नाउ, सेटिस्फैक्टरी आंसर हमारे पास नहीं आज की डेट में। तो जो एस्टैब्लिश थियरी थी वो चैलेंज हो रही है आज की डेट में। तो कहीं ना फ्यूचर क्या होगा किसी को नहीं पता, क्या हो सकता है। तो कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है कि हमसे बेहतर सिविलाइजेशन हुआ करती थी, हमसे बेहतर सिविलाइजेशन। जैसे स्टोन हेंज का कॉन्सेप्ट है, स्टोन हेंज जो है आपका, स्टोन हेंज की कारीगरी देखोगे ना, वो जैसे स्टोन हेंज है ना ऐसे पत्थर वाले रखे हुए, तो इतने बड़े बड़े पत्थर वो ऐसे ही नहीं है, दिस दैट इज योर लेबोरेटरी, एक तरीके से वो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के लिए बनी हुई है। उसमें जो ग्रुप्स कटे हुए हैं, दिस ग्रुप्स आर वेरी फाइनली लेजर कट ग्रुप्स हैं, एंड दे से कि भाई ये 3000 साल पहले का था। 3000 साल पहले लेजर कट काटने की टेक्नोलॉजी कहां से आ गई, वी डोंट नो। तो इस वजह से लेकर के बहुत सारे सवाल जो हैं हमारे आज भी अधूरे हैं। और पता नहीं किसका लाइन था, आई एम नॉट श्योर,
कि आइदर वी आर अलोन इन यूनिवर्स और देयर आर मेनी एडवांस पीपल आर देयर, कुछ ऐसे कहा था उन्होंने। एंड द किस थ्योरी में? नहीं नहीं, मेरा देखो इसमें विश्वास और ये को लेकर कुछ नहीं है। विश्वास एक चीज होती है कि आप यू लाइक कि आपका उस तरफ झुकाव है। मैं स्केप्टिक हूं। आई एम सुश्रुत। हाँ मुश्किल है ऑब्वियसली, एडवांस है। तो ये है कि आखिर, लेकिन देखो अब इसका मुझे कोई ऐसा भी ये नहीं मिलता, अगर था तो आखिर एडवांसमेंट और होनी चाहिए। लोग उस समय बीमारियों से मर भी रहे थे। नहीं, लोग उस समय आज के डेट में आप देखें, जैसे कई बार आप पढ़ते हो ना कि भाई जो आपकी डेथ रेट थी बहुत हाई थी, पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी बहुत कम थी। वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम इसलिए नहीं थी कि लोग कम जीते थे, इतने थी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही मर जाते थे। तो क्या हमने उन समस्याओं पे ध्यान ऑब्वियसली उन्होंने दिया होगा ना कुछ तो रहा होगा। तो कंप्लीट पिक्चर मेरे सामने नहीं है। और जब तक मेरे सामने जैसे लाइक गॉड को लेकर के जो है आइडिया, तो आई एम ए स्केप्टिक। मैं तिलक लगाता हूँ, इस पे मत जाना कि लाइक आई एम ए वेरी मच स्केप्टिक। अगर कोई मुझसे गॉड को मानने वाला मिलेगा, मैं उसको उस तरीके सवाल कि भाई अच्छा इसको कैसे काउंटर हो सकते हैं। कोई नहीं मानने वाला मिलेगा तो मेरा फिर अंदर का जो ये दूसरा वाला पोर्शन है कि अच्छा गॉड के एग्जिस्टेंस को लेकर के मेरी क्या वो, एंड आई एम ट्राइंग टू नो। इट्स नॉट कि मुझे है कि अच्छा यही है, नो, आई एम ऑलवेज रेडी कि अच्छा ये हो सकता है या वो हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी, और अपने आप को वही मैं कहता हूँ आप ओपन रखिए, पॉसिबिलिटीज बहुत सारी। कई चीजें जो है टाइम के साथ वो बदलती रहती हैं। हिस्ट्री इज व्हाट रिटन, ठीक है, जो हिस्ट्री आप पढ़ते हो वो एक्चुअल हिस्ट्री है नहीं। काफी अच्छा लाइन है, until the lion has its own storyteller, the hunt will always glorify the hunter। ठीक है, तो आप सोचो कि हिस्ट्री में जो आप पढ़ रहे हो, क्या जो है एडोल्फ हिटलर वर्ल्ड वॉर जीता होता तो हिस्ट्री आप ऐसे ही पढ़ते? सो जो भी आप पढ़ रहे हो दैट इज ऑल्सो वेरी लिमिटेड, बहुत लिमिटेड है वो चीजें। तो इसीलिए यहाँ पे खास करके हिस्टोरिकल स्टडीज में कोई भी चीज फैक्ट नहीं होता। फैक्ट बहुत लिमिटेड होते हैं, परसेप्शंस होते हैं। बट आपको क्या करना है कि आप पहले फैक्ट्स को देखो एंड बेस्ड अपॉन दैट आपका एक परसेप्शन हो सकता है। जनरली लोग क्या करते हैं, पहले परसेप्शन बना लेते हैं एंड उसमें फैक्ट्स को फिट करते हैं। सो डोंट गो फॉर दैट, ठीक है। सो चलो आ जाओ। सो ये गेम है रोबोलॉक्स। मुझे पता है मेटावर्स कैसे देखना है, लोग बहुत सारे पूछते हैं। रोबोलॉक्स एक गेम है, ट्राई इट, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि मेटावर्स जो है कैसे काम कर रहा है। हो सकता है मेटावर्स हो, ठीक है। अब जैसे अपना यूनिवर्स भी बना दिया ना इन्होंने, एवेंजर्स वाला एक अपना ही यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम भी बना रहे हैं ब्रह्मास्त्र और ये लेकर के कुछ कोशिश कर रहे हैं। अच्छा स्त्री, अच्छा स्त्री 2, मैं सोच के बैठा था मैं स्त्री 2 नहीं देखने वाला हूँ, इतना हाइप है। देख ली और मुझे घटिया लगी। मैं सच में बताता हूँ, इंडियन देखो पहली पार्ट मुझे अच्छी लगी थी, लिटरली पहली पार्ट मूवी कोई आई थी जो उसी, दूसरी पार्ट में ना इन्होंने कुछ ज्यादा ही इधर कर दिया है। नहीं वो मैंने सारी देख ली है, मैंने सारी देख ली है, बट फिर भी मुझे मजा नहीं आया, पता नहीं क्यों। मुझे अच्छा था, मुझे अच्छा था। अरे आ जाओ। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटावर्स, इसको थोड़ा सा यू हैव टू रीड इट। पहला दिन मैंने बात करी परसिस्टेंट वर्चुअल एनवायरनमेंट की, रेगुलर है, यू कैन फाइंड, just try to read it कि है क्या, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट अ कंटिन्यूअस इंटरकनेक्टेड स्पेस, लगातार। परसिस्टेंट का मतलब ही क्या होता है, लगातार जो है, ठीक है। दैट्स द सिंपल आइडिया, वेयर यूजर्स कैन मूव बिटवीन डिजिटल एनवायरनमेंट्स एंड इंटरैक्ट इन रियल टाइम। यू कैन फाइंड, आप साथ में बैठ के भी अगर आप चाहो, दो दोस्त साथ में बैठ जाओ एंड यू ट्राई टू आ जाओ आज हम हवाई घूम के आते हैं, ठीक है। तो यू कैन डू दैट थिंग। उसके अलावा कंटेंट जनरेटेड बाय यूजर्स, यहाँ पे ये भी होगा, आप 3D वर्चुअल स्पेस में अपना दुकान खोल सकते हैं। मेरा शॉप लगेगा, मैं वहीं पे अपना काम कराऊंगा, ठीक है। मैं वहीं पे चाय बेचूंगा अपना, कि भाई चाय में ही बहुत तरक्की है। तो नहीं, वहां पे यू विल डू दैट थिंग। आपको उस स्पेस में ये लेकर के एक पूरा का पूरा दुनिया चलेगी उसमें, ठीक है। आप पैसे कोई आके आपसे चाय पिएगा, कुछ ऐसा ही। सोशल इंटरक्शन, ऑब्वियसली यू कैन डू दिस थिंग, ठीक है। एक बीच में आया था ना, कौन सा ऐप था कि आपके आसपास में कौन किसका किसका फेसबुक अकाउंट है, यू कैन गेट दैट थिंग। हाँ, इसका खूब यूज मिस यूज हुआ। हाँ जी,
टेलीग्राम में है ना संख्या आसपास आपके पास फोन में आपकी कांटेक्ट में जाएगा। हाँ टेलीग्राम में भी मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया टेलीग्राम। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ये जो था ये काफी एप्स आए थे जो आपको सोशल मीडिया था, तो ये इसका लोगों ने डेटिंग एप्स भी हाँ ऐसा ही है कुछ। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, डिजिटल इकोनॉमीज रहेंगी, ये क्लियर है। डिजिटल इकोनॉमीज का रोल यहाँ पे ऑब्वियसली ना सब कुछ डिजिटलाइज चल रहा है। इमर्सिव टेक्नोलॉजीज का यूज होगा, जो वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस हैं, उस तरीके की चेयर की आपको फील आए, तो वो सारी चीजें यू विल फाइंड और डाइवर्स यूज केसेस। अगेन इसका क्या क्या यूज हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है, वर्क में हो सकता है, एंटरटेनमेंट में हो सकता है, कौन कौन सी इंडस्ट्री इसका यूज करेगी, वी स्टिल डोंट नो। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पे कौन सा मेला लगा हुआ है, डिज्नीलैंड मेला लगा हुआ है। ठीक है, तो वो मेला जो है आप अपने घर में बैठे बैठे वैसा चेयर खरीद लो एंड वर्चुअल रियलिटी के साथ आप उसका मजे ले सकते हो, तो दैट्स अ एंटरटेनमेंट पार्ट। ठीक है, या फिर वर्चुअल रियलिटी जो है अपने अपने डॉक्टर जो है, कोई टीचर है अपने क्लासरूम से बैठे बैठे, अपने घर से बैठे बैठे वो सर्जरी परफॉर्म करके दिखा रहा है एंड बाकी स्टूडेंट उसको देख सकते हैं, और वो भी वर्चुअल स्पेस में हो सकता है। तो अगेन दैट कैन आल्सो बी एन यूज। तो इसका किस डायरेक्शन में यूज होगा वी डोंट नो टिल नाउ, एंड लेट्स से कि कहां जा रहा है ये। ठीक है, बट हाँ कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ जी, अभी यूपीएससी ने जो ऐसे पूछा ना, द फ्यूचर एम्पायर्स विल बी द एम्पायर्स ऑफ माइंड, तो एम्पायर्स ऑफ माइंड ही है ये, नथिंग बट एम्पायर्स ऑफ माइंड है ये। ठीक है, हाँ जी, तो उसका हाथ है। तो अपनी देखो एक आइडिया ये था कि जब एआई आएगा तो लोगों को रिपीटेटिव टास्क से छुट्टी मिल जाएगी, आप ज्यादा क्रिएटिव करोगे। अब लोग जो है वो ज्यादा क्रिएटिव एआई से ही, क्रिएटिविटी भी एआई से करवाना चाहते हैं कि भाई वही जो है तुम ही मेरे लिए एक अच्छा सा पोस्ट लिखो गाना और स्टोरी लिखवाई। हाँ जी, चलो सो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मेटावर्स, कुछ चीजें याद रख लो ना। ठीक है, फर्स्ट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। ये क्या करेगा, दिस इज जस्ट कनेक्ट डिवाइसेस टू द नेटवर्क एंड डिलीवर्स कंटेंट। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर आपको पहला कनेक्शन आपको बिल्ड करना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको कैसे दे विल डू, तो वो आपको क्या करेंगे, जैसे पहले इसमें 3D मैपिंग करी जाएगी हर एरिया की। मान लो कि जिस एरिया को भी क्रिएट करना है, दे विल डू द 3D मैपिंग एंड उस हिसाब से दे विल कनेक्ट डिवाइसेस की उस रीजन में कौन कौन सी डिवाइसेस है। मान लो मैंने कहा कि इस एरिया का मुझे पूरा का पूरा 3D मैप बनाओ एंड देन यहाँ पे जो डिवाइस है, जो भी नेटवर्क्स कनेक्टेड है, उसको मैं एक साथ कनेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे मान लो जो ऑफिसेज हैं, मान लो ये क्लासरूम है, आपको यहाँ नहीं आना है, आई हैव टू मेक द डिवाइसेस ताकि आप इसको वर्चुअली एक्सेस कर सको। तो जो जो स्टोर या जो जो आपको ऑफिसेज गिविंग यू द सर्विसेज ऑफ 3D आपको मेटावर्स का, तो दे विल बी कनेक्टेड फर्स्ट। तो दैट इज द बेसिक आइडिया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर का। इसके अलावा आएगा वर्चुअलाइजेशन इंजन। ये वर्चुअलाइजेशन इंजन जो है, ये इस फिजिकल रियलिटी को कन्वर्ट कराएगा इनसाइड द डिजिटल रियलिटी, ताकि आप उसको क्या कर सको, दैट यू कैन यूज दिस थिंग। देन तीसरा जो है, दैट इज द इंटरफेस एंड एक्सेस लेयर। दिस इज फॉर द यूजर्स, इंटरफेस एंड एक्सेस लेयर। ठीक है, सो हेल्प यूजर एक्सेस द मेटावर्स एंड देन यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस एंड यूज केस लेयर। अब ये वैरी कर सकता है, ये 3-4 जो है ये कॉमन है, ये 3 सब में होंगे। वैरी करेगा तो ओनली द यूजर एक्सपीरियंस एंड यूज केस लेयर, कि आप उसको ट्रेडिंग के लिए यूज करना चाहते हो, शॉपिंग के लिए यूज करना चाहते हो, एजुकेशन के लिए यूज करना चाहते हो, कि किस चीज के लिए यूज करना चाहते हो। तो ध्यान रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर दिस इज द बेसिक एरिया, या आप कह सकते हो ये फिजिकल रियलिटी है जहां पर रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है, उसको आपने मैपिंग वगैरह करके आपने उसको वर्चुअलाइजेशन इंजन के थ्रू वर्चुअल फॉर्म में ट्रांसफर किया एंड देन थर्ड आप उसको लोगों तक प्रोवाइड करा रहे हो थ्रू द इंटरफेस एंड एक्सेस लेयर। और उसमें डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या करना चाहते हो, उस बेसिस पे आपका यूज केस लेयर जो है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो मैं चाहूं कि मैं यहीं पे स्टॉल लगा के अपने कपड़े बेचूं, तो दैट विल बी माई यूज केस लेयर। मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊं तो दैट विल अगेन द यूज केस लेयर। ठीक है, तो ये आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स रहेंगे मेटावर्स के। तो उतना डिटेल मुझे नहीं लगता पूछना चाहिए, बट स्टिल अगर पूछ लिया इसने तो ये आपका ये रहेगा। सो डिफरेंट लेयर्स की ये बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज द आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आपके डिवाइसेज होंगे, सेंसर्स होंगे, 5G वाईफाई जो भी आपको लगना है, दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। देन कम्स द ह्यूमन इंटरफेस, कैसे आप उसके साथ कनेक्ट करते हो, तो वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस है, हेडसेट है। ठीक है, देन द डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ पे रोल आ जाएगा एज कंप्यूटिंग का, यहाँ पे रोल आ जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग का। ठीक है, इनका रोल आपको आ जाएगा ऑब्वियसली ना, हर जगह के लिए
उतना सारा डेटा एक साथ हैंडल नहीं हो सकता, सो यू नीड टू डिसेंट्रलाइज दैट थिंग, वो आएगा। देन स्पेशल कंप्यूटिंग, स्पेशल कंप्यूटिंग का सिंपल सा मतलब है कि आप थ्रू आउट द ज्योग्राफी आप उसको कनेक्ट करो। स्पेशल टर्म का मतलब ही होता है कि स्पेस में आप उसको किस तरीके से एडजस्ट है आप उसको समझने का प्रयास करो। देन कम्स द क्रिएटर इकोनॉमी, अब आप उसमें क्या करने वाले हो, क्या गेम खिलाओगे कि आप चाय पिलाओगे, दैट इज द आइडिया। देन कम्स द डिस्कवरी लेयर, जिसमें आप लोगों से मिलना जुलना, नए नेटवर्किंग करना, ठीक है। तो अब जो है छेड़खानी जो है रोड पे नहीं होगी, छेड़खानी मेटावर्स में होगी, ठीक है। दिस इज एन आइडिया। और फिर जो है एक्सपीरियंस, आपको कैसा एक्सपीरियंस लेने का है, तो ये भी आइडिया हो रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं इसका कि भाई इससे अच्छा है, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं बुरा है, तो लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम में। हाँ जी, रोज कौन सा आपको हर फील्ड में देखने का, इसका भी वही है मेटावर्स में, ठीक है। तो इसके अच्छे केसेस ऑब्वियसली आपको मिलेंगे, इसके अननेसेसरी केसेस भी आपको मिलेंगे। अब इस बार यूपीएससी ने ऐसे पूछा ना फोमो वाला, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इस बार का ऐसे देखना, ऐसे पेपर अच्छा था इस बार का, ठीक है, उतना फिलोसफिकल नहीं डाला थे फोमो। हाँ बहुत फोमो इशू है ये, एक समस्या जो है आपको फोमो वाला, लाइक एवरी टाइम यू थिंक करे यार ये मुझे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हाँ फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो ये थी आपकी कहानी अभी तक, और इसके आगे 5G सर्विसेज और ये सब जो कहानी है आगे क्लासेस में डील करेंगे हम, ठीक है। तो ज्यादा है नहीं, 5G है, और इसके बाद थोड़ा सा आपको पढ़ाऊंगा स्क्रीन वगैरह के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रीन कौन कौन सी यूज हो रही है, वो भी करा रहा हूँ इसलिए कि फोल्डेबल वाला स्क्रीन आ गया है अभी, ठीक है। तो फोल्डेबल वाला आया है तो हाँ जी, अरे वो नहीं, जैसे अभी तो जैसे ये ऐसे सैमसंग वाला तो अलग अलग हो रहा है ना, नो वैसे नहीं, आप उसको हाथ में ऐसे लपेट सकते हो, हाँ। तो रिस्ट बैंड की तरह है जो है वो, ऐसे ऐसे वैसे आपको डिस्प्ले आ गया, तो उसको तो उस डिस्प्ले की आने की वजह से मुझे डिस्प्ले अलग से कराना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज पोटेंशियल बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा इसमें ऐसा क्या है कि भाई आप इसको फोल्ड कर सकते थे। जैसे अभी भी सैमसंग का है तो अलग अलग ही है, वो उतना फोल्डेबल नहीं है, बट आप सोचो कि इतना अल्टीमेट फोल्डिंग, आप जहां चाहो वहां फोल्ड कर सकते हो। वो बचपन में आता था ना, वो कौन सा स्केल स्केल हम वो लेके ऐसे खेलते थे, हाँ तो स्केल जैसा रहता था। अभी जो है वो अभी आपका स्क्रीन उस तरीके के हो सकते हैं, यू कैन यूज लाइक दैट, तो वो आपका चल गया है, तो उसको देखना पड़ेगा। लेट्स सी।